तो आज का जो टॉपिक है वो है सिंक्रोनाइजेशन एंड सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी, और इसमें हम जो प्राइमरीली देखेंगे वो देखेंगे कि मल्टीपल प्रोसेसर्स जब लगते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर जब हम रखते हैं तो उसकी वजह से जो आपके प्रोग्राम में कुछ वियर्ड किस्म के मसले पैदा हो सकते हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। तो वो हम देखेंगे कि वो क्यों पैदा होते हैं और उनका हल क्या है। तो उन मसलों को हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स के। आपके मल्टीपल थ्रेड जो है वो एक दूसरे से सिंक में नहीं चल रहे होते, तो आप समझ रहे हो कोड ने एक तरीके से काम करना है लेकिन असल में वो किसी और तरह काम कर रहा हो। और उसका एक हल है सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी, जो कि हम देखेंगे, और वो फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल में पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हुआ लेकिन वो किस तरह से उसको अप्रॉक्सीमेट हम करते हैं। तो मेन जो चीज़ है कि एक चीज़ तो क्लियर हमने शुरू में भी लेक्चर्स के डिस्कस की थी कि आपके सिंगल कोर की परफॉर्मेंस जो है ना वो अराउंड 2001 2002 के आके ड्रॉप होना शुरू होगी। उससे पहले वो तकरीबन हर 18 महीने में आपकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी डबल हो रही थी। ठीक है, सो उसको कह लें कि आपकी शुरू में, हालांकि शुरू में ख्याल था कि 1989 के करीब भी ख्याल था कि भाई अब आपकी जो प्रोसेसर स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट को टच कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और प्रोसेसर की स्पीड जो है वो स्टिल ट्वाइस बढ़ती रही। फिर देन देयर केम अ टाइम अराउंड 2004-5 जब इंटेल, जो कि सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है कह लें कि प्रोसेसर्स का, अब तो खैर आर्म कह लें हो गया होगा। खैर आर्म खुद तो नहीं बनाता आर्म की, लेकिन कोर्स शायद ज़्यादा यूज हो रही है इंटेल से। तो इंटेल ने कहा था कि हम मल्टी कोर पे मूव करें। मल्टी कोर पे मूव करने का से उनकी मुराद थी कि तकरीबन हर 2 साल में ना ट्वाइस हो जाएंगे सीपीयूज, लेकिन लेकिन प्रैक्टिकली 5 साल में तकरीबन डबल हो। और अभी आपके ज़्यादातर जो डिवाइसेस हैं, जो जिस तरह आपके मोबाइल फोन्स भी हो गए या प्रोसेसर आपके कंप्यूटर हो गया, वो सारे मल्टी कोर हैं तकरीबन। ठीक है, अच्छा, जब आप मल्टीपल प्रोसेसर लगाते हैं तो उनका जो पहला तरीका कार है कि आप प्रोसेसर को कैसे एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगा दिए, प्रोसेसर 1 है, प्रोसेसर 2 है, अप टू प्रोसेसर एन। तो अब क्या हर एक की अलग मेमोरी लगाएं या इकट्ठे लगाएं। तो जनरली जो मॉडल यूज होता है उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। तो उसमें हम कहते हैं कि सारों की एक शेयर्ड मेमोरी है, और सिमेट्रिक का मतलब है कि हर प्रोसेसर को वो एक जितनी दूर महसूस होती है, यानी कि अगर इधर से मैं लोड करूं या इधर से मैं लोड करूं तो तकरीबन एक जितना टाइम लगेगा मेमोरी से लोड या स्टोर होने में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसर। ठीक है, तो नॉर्मल ये आपका मॉडल यूजर होता है। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या चीज़ है, सिंक्रोनाइजेशन कहाँ से आई, कैसे आई, और उसमें मसाइल क्या हैं। ठीक है, तो ये आप अगर ये वाला टॉपिक जो है ना, ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में भी पढ़ेंगे और आर्किटेक्चर के कोर्स में भी पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको सॉफ्टवेयर परस्पेक्टिव से ज़्यादा देखते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हार्डवेयर को भी साथ टच कर लेते हैं। लेकिन हम आर्किटेक्चर के कोर्स में हम इसको हार्डवेयर परस्पेक्टिव से ज़्यादा देखते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। तो जो मेन जो सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज है ना, वो इश्यूज ये हैं कि आपके एक से ज़्यादा थ्रेड अगर चल रहे हो एक प्रोग्राम में, ठीक है, तो उनके दरमियान शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं बास का। ठीक है, तो अब वो जब शेयर्ड रिसोर्सेज पे रीड और राइट करते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। ठीक है, वो जो प्रॉब्लम पैदा होते हैं उनको हल करने के जो तरीके हैं वो बेसिकली दो हैं। एक को हम कहते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, और एक को हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि मैं इन दोनों को अलग अलग आपको बता देता हूँ कि क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल, एक आपका केस है प्रोड्यूसर कंज्यूमर का, कि आप कई ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिसमें आपका एक प्रोड्यूसर होता है, दूसरा कंज्यूमर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर जो इमेज प्रोसेसिंग के काम है, अक्सर जो आपके ऑडियो प्रोसेसिंग के काम है, वो सारे के सारे में क्या होता है कि पहले आपने इमेज के ऊपर एक काम किया, फिर दूसरा काम किया, फिर तीसरा काम किया, या ऑडियो के ऊपर पहले एक काम किया, फिर दूसरा काम किया, फिर तीसरा काम किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने प्री प्रोसेसिंग की कि पहले उसको इमेज को आपने उसकी कंट्रास्ट वगैरह ठीक कर दिया। तो एक कैमरा से इमेज आ रहा था, ठीक है, सो मैं कहता हूँ कैमरा से इमेज आ रहा था, वो आपने मेमोरी में लिखवाया, उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग करके उसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाया, यानी कि उसकी कंट्रास्ट एनहांसमेंट की,
फिर लेट से आपने उसके अंदर से फेस रिकग्निशन की या फेस डिटेक्शन की लेट से, तो मैं एक टिपिकल सी पाइपलाइन बना रहा हूँ। फिर मैंने उसके ऊपर जो फेसेस आए उनके ऊपर फेस रिकग्निशन कर ली, ठीक है, और फिर मैंने बता दिया कि भाई ये बंदे हैं इस तस्वीर में, ठीक है, तो आउटपुट आपने निकाल दी। तो अब इसमें आप देखें तो इमेजेस आ रही हैं कैमरा से, सो इस केस, और उसको आगे प्री प्रोसेसर ने प्री प्रोसेस करके कुछ उसको लेट से कंट्रास्ट उसका बेहतर करना है। तो इस केस में कैमरा इज अ प्रोड्यूसर और प्री प्रोसेसिंग का कोड इज कंज्यूमर, ठीक है। फिर जब प्री प्रोसेस हो जाए तो इमेज दोबारा इसने बनाया, इसके इमेज का प्रोड्यूसर प्री प्रोसेसर और कंज्यूमर फेस डिटेक्शन है जो उस इमेज में से निकालेगा कि जी बंदे इस जगह पे हैं, तो उसने जी ये फेसेस निकाल दिए, ठीक है। फिर जो फेस रिकग्निशन है वो कहेगा कि यार मुझे बंदा आपने भेजा तो मैंने बता दिया कि ये बंदा जो है ना ये फलां बंदा है, तो इसका प्रोड्यूसर हो गया फेस डिटेक्शन वाला और फेस रिकग्निशन ने उसको देखने। तो ये मैंने एक टिपिकल एग्जांपल दी। इसके बजाय आप ऑडियो को प्रोसेस कर रहे होते तो इधर ये कैमरा के बजाय माइक हो जाता और फिर प्री प्रोसेसिंग की शायद करते और फिर आप उसके अल्फाज की सेगमेंटेशन करते हैं फेस के बजाय, और फिर कहते हैं या फोनीम्स जिनको कहते हैं उनकी सेगमेंटेशन करते हैं और फिर उनसे आप निकालते हैं कि यार ये किस किस्म की आवाज़ है तो एक्चुअल में बोला गया है, ठीक है, या और इस किस्म की बहुत सारी पाइपलाइन। तो वन वे और अनदर ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिनमें आपके एक कोई एंटिटी प्रोड्यूस कर रही होती है डाटा को और एक कोई कंज्यूम कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब आप कर क्या सकते हैं कि अगर आपने ये पूरा काम करना है तो आप 4 थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। एक आप कैमरा वाला थ्रेड बना लें लेट से, एक आप प्री प्रोसेसिंग का बना लें, एक आप फेस डिटेक्शन का बना लें और एक आप फेस रिकग्निशन का बना लें, ठीक है, सो रिकग्निशन में लें, और अब ये पैरेलल में चल रहे हैं। सो अब जो मसला आता है वो ये आता है कि प्री प्रोसेसिंग का थ्रेड है, उसका काम है कि उसको जब कैमरा से इमेज आए तो वो उसकी कंट्रास्ट एनहांस करके एक और नया इमेज क्रिएट कर दे। तो इसको उस वक्त तक नहीं चलना चाहिए जब तक कोई इमेज अवेलेबल ना हो, ठीक है। दो चीजें इसको इंश्योर करनी चाहिए, एक ये कि उस वक्त तक ना चले, उस वक्त तक इंतजार करता रहे जब तक कैमरा से असल में कोई इमेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस वेट को हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन, कि भाई कंज्यूमर process must wait until producer process has produced it, ठीक है। इसके बाद इसने जो डाटा प्रोड्यूस करना है, हम एक्चुअली एक और चीज भी इंश्योर करना चाहते हैं और वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि अगर आगे वाले का FIFO पहले से फुल है, यानी आगे वाले के पास जो प्रोसेसिंग के लिए डाटा पहले से फुल है, तो देन इट शुड वेट अंटिल के अगले वाले के पास जगह बन जाए जो इसकी आउटपुट को रखने की, ठीक है। तो ये दो चीजें जब हम करते हैं ना, तो ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाली चीज हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो पहला प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाला करना है कि आपके मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे हैं जिसमें एक प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा कंज्यूम कर रहा है। तो आगे मैं ये कई दफा प्रोड्यूसर कंज्यूमर को रेफर करूंगा, तो आप जस्ट थिंक ऑफ दिस एग्जांपल कि भाई कैमरा प्रोड्यूस कर रहा है, प्री प्रोसेसर ने उसको कंज्यूम किया, प्री प्रोसेसर प्रोड्यूस कर रहा है, फेस डिटेक्शन ने उसे कंज्यूम किया, फेस डिटेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, फेस रिकग्निशन ने उसे कंज्यूम किया, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम एक हमें चाहिए होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का, ठीक है, कि आप इंश्योर करें कि एक बंदा रिसोर्स की एक वक्त एक्सेस रखे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रिसोर्स क्या हो सकता है कि आपने मेमोरी में एक वेरिएबल लेट से बनाया हुआ था, और भी कई रिसोर्स हो सकते हैं, ठीक है, बट मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एक वेरिएबल एक्स था, एक थ्रेड 1 था, एक थ्रेड 2 था, ठीक है। तो ये थ्रेड 1 था, ये थ्रेड 2 था, इसने भी लेट से एक्स को इंक्रीमेंट करना था, इसने भी एक्स को इंक्रीमेंट करना था, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आता होता है कि अगर ये थ्रेड ने इसको इंक्रीमेंट करना है तो पहले वो लोड करेगा एक्स को, फिर वो ऐड इमीडिएट करेगा इसके अंदर 1, ठीक है, और फिर ये स्टोर करेगा एक्स को, और ये भी यही काम कर रहा है, ठीक है, लोड कर रहा है एक्स को, फिर ऐड इमीडिएट कर रहा है एक्स को, और फिर ये स्टोर कर रहा है। तो अब ये भी हो सकता है कि ये दोनों इकट्ठे चल रहे थे, एक एक प्रोसेसर पे चल रहा था एक दूसरे पे, इसने भी लोड कर लिया, इसने भी लोड कर लिया, ठीक है, इसने भी ऐड 1 कर दिया उसमें, तो इसकी वैल्यू थी लेट से 10, ठीक है। तो अगर दोनों थ्रेड इंक्रीमेंट कर चुके होते तो इसको इक्विवेलेंट 12 होना चाहिए था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपने इधर से लोड किया, इसमें 10 आ गया इसके पास ब्रैच फाइल में इस प्रोसेसर की, और इसने भी लोड किया, इस पर भी 10 आ गया, इसने 1 ऐड किया, ये भी 11 हो गया, इसने 1 ऐड किया, ये भी 11 हो गया, इसने स्टोर किया तो इसने भी 11 लिखवा दिया, इसने स्टोर किया तो इसने भी 11 लिखवा दिया। तो अब प्रॉब्लम ये हुआ कि एक्चुअली इसको 12 होना चाहिए था मगर ये 11 हो गया, ठीक है। तो
इसको रोकने का एक तरीका ये हो सकता था कि जो शेयर्ड वेरिएबल था x, ठीक है, इसको एक वक्त में दोनों एक्सेस कर ही ना सकते। तो ये जो मेरा पीस ऑफ कोड है, अगर इसमें अगर ये थ्रेड आ रहा था तो ये इससे पहले कोई मैकेनिज्म बता देता कि यार और कोई एक्सेस ना करे, मैं एक्सेस करने लगूँ, तो ये वेट कर लेता। तो इसने लोड करना था x को, 10 को इंक्रीमेंट करना था और फिर 1 लिखवाना था, तो 11 लिखा जाता, उसके बाद कहता अच्छा आप जिसने मर्जी एक्सेस कर लेना, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, के एक वक्त में एक बंदा यूज करे। बास का हम इसी को कह देते हैं लॉक भी, ठीक है, जस्ट लाइक अ डोर लॉक, ठीक है, कि आपने ट्राई रूम में जिस तरह, तो ट्राई रूम में आप जाते हैं, आप कुंडी लगाते, तो आप पीछे से अगला बंदा नहीं आ सकता जब तक आप उसको यूज करें, ठीक है। सो यही काम आपने समझे कि इस वेरिएबल के ऊपर कुंडी लगा, ठीक है, तो ये कुंडी लगाने का मैकेनिज्म जो है ना, उसको हम कहते हैं लॉक, ठीक है। सो हम अब हार्डवेयर में देखना चाहते हैं कि लॉग कैसे इंक्रीमेंट होंगे, ठीक है, कैसे हम रोक सकते हैं दूसरी प्रोसेस को। तो उसके लिए हार्डवेयर में कोई सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। दोनों थ्रेड समझेंगे कि मैंने भी इंक्रीमेंट कर दिया, मैंने भी, लेकिन असल में वेरिएबल एक दफ़ा इंक्रीमेंट हुआ होगा। और ये एक्चुअली आप अगर एक छोटा सा मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बनाएं और उसके अंदर आप ये कोड लिखें जो कि बस एक लूप में वेरिएबल को इंक्रीमेंट किए जा रहा है, लेकिन सेम वेरिएबल है, तो आप देखेंगे कि अगर आप उसको दोनों वेरिएबल, दोनों थ्रेड में 2-2 लाख दफ़ा इंक्रीमेंट करेंगे तो वो कंबाइंड इफेक्ट ये नहीं होगा कि आपको 4 लाख मिले, बल्कि अगर आपने लॉक नहीं लगाया हुआ तो वो आपको 4 लाख से कम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि बीच में कई दफ़ा इस किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। आप पहले से नहीं बता सकते क्योंकि ऑब्वियसली ये रैंडमली थ्रेड चल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पे ये क्रिएट होगा जिसकी वजह से आपका सम कम आ रहा होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं लॉक। ये मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल दी कि एक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे थे, लेकिन आप कहीं पे भी किसी भी पीस ऑफ कोड को एक्सेस करना चाहिए तो हम चाहते हैं कि इससे पहले मैं लॉक लगा सकूं और इधर से मैं रिलीज कर सकूं लॉक को, ठीक है, लॉक रिलीज कर सकूं, ठीक। अच्छा, तो ये पीस ऑफ कोड जिस पे हम लॉग लगाना चाहते हैं, इसको हम अमूमन एक लफ्ज़ हम पढ़ेंगे क्रिटिकल सेक्शन, कि ये वो सेक्शन ऑफ कोड है जिसको हम चाहते हैं कि एक वक्त में एक ही थ्रेड इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये प्राइमरीली ये तो मैकेनिज्म अगर हमें सही तरह से समझ आ जाए तो बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन इनकी वजह से, इन्हीं से ही कंट्रोल हो रही होती है, ठीक है। तो अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो तो मोर और लेस आप इसी की एग्जांपल करते रहते हैं कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर विद बाउंडेड बफर को कैसे हम सॉल्व करें, और म्यूचुअल एक्सक्लूजन को का क्या तरीके हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का है। लेकिन जब आप आर्किटेक्चर में देखते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा निचले लेवल पे हमने जो इंस्ट्रक्शन सेट बनाया हुआ है उसके अंदर ये वाली चीज़ कैसे डलनी चाहिए, इसको कैसे सपोर्ट करना चाहिए, तो हम आज के लेक्चर में ये देखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम सही तरह समझ आना चाहिए। तो ये आप प्रोड्यूसर कंज्यूमर को आप जरा फाइन लेवल पे समझा रहे हैं। सो हम करना क्या चाह रहे हैं कि प्रोड्यूसर है इस तरफ, ठीक है, लेट से कि ये प्री प्रोसेसर है, या लेट से कि ये फेस डिटेक्शन वाला है, ठीक है, और ये जो है फेस रिकग्निशन है, ठीक है। तो इस ये लिखवाता जा रहा है मेमोरी की, शेयर्ड मेमोरी पे, और इसने उसको पढ़ता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, सो करते क्या है हम, सो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर लेट से मेमोरी पे लिखवा रहा है, तो प्रोड्यूसर इज राइटिंग एट द टेल पॉइंटर, जहां पर वो लिखवाता जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि यार जो आपका टेल पॉइंटर है, ठीक है, सो टेल पॉइंटर को लोड करो, ठीक है, और उस पे जो भी आपने डाटा लिखवाना है वो लिखवा दो, ठीक है, और उसके बाद टेल पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दो। तो जब भी आपने लिखवाना है तो आप समझे शेयर्ड वेरिएबल है, शेयर्ड ये रैम है, शुरू में हेड और टेल बराबर थे, इसका अंदर कोई भी डाटा नहीं था। उसके बाद आपने ये जो रेड में शो किया हुआ है ये डाटा लिखवाते गए, तो आपने क्या किया, जो शुरू में टेल इधर था आपने लोड किया, इधर डाटा लिखवाया, इसको इधर ले गए, फिर आपने लोड किया, डाटा लिखवाया, इधर ले गए। लेट्स अज्यूम कि अभी कोई कंज्यूम नहीं कर रहा था, तो ये हमारे पास इतना डाटा आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिक काम हो रहा है इस कोड, पीस ऑफ कोड में, कि आप टेल पॉइंटर को इंक्रीमेंट लोड करें, उसके बाद आप उस पॉइंटर पे जाकर डाटा लिखवा दें, एक्सेस और डाटा, उसके बाद टेल पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दें, और उसके बाद आप अपडेटेड टेल पॉइंटर लिखवा दें, ताकि आपने अगली दफ़ा जो लिखवाना है वो नई वाली जगह पर लिखा है, ठीक है। इस केस में सिंपल लोड स्टोर का हुआ है, लेकिन इट कुड बी अ कंप्लीट इमेज एज वेल, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सेम ही रहेगा जो हम देखेंगे, ठीक है। ये छोटी एग्जाम्पल। अच्छा, कंज्यूमर जो कि आपका लेट से कि ये फेस डिटेक्शन था, तो वो फेस रिकग्निशन है, तो कंज्यूमर को इस चीज़ का वेट करना है कोई ना कोई डाटा मौजूद हो तो मैं उस पर प्रोसेसिंग करूँ, ठीक है।
तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि अगर तो हेड और टेल सेम जगह पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब डाटा कोई नहीं है, ठीक है। अदरवाइज वो कहेगा कि अच्छा अगर टेल आगे जा चुकी है तो उसको डाटा मौजूद है और मुझे वो लोड कर लेना चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले हेड वाला पॉइंटर लोड किया, उसके बाद आपने टेल वाला पॉइंटर भी अपलोड कर लोड कर दिया। तो दो लोड्स किए, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि ये अगर बराबर है तो इसका मतलब देयर इज नो मोर डाटा, तो गो टू स्पिन, ठीक है। सो इसका मतलब है कि आप यही काम बार बार करते रहो, कि आप टेल को बार बार लोड करते रहो जब तक टेल और हेड बराबर नहीं होते, आप इधर इनफाइनाइट लूप में फंसे हुए हैं। जैसे ही टेल कुछ लिखवा देगी तो इसका मतलब डाटा अवेलेबल है, तो आप नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और नीचे आ जाएंगे और आप फिर दोबारा हेड को लोड करेंगे, हेड से लोड करेंगे, क्योंकि हेड उस जगह पे पॉइंट कर रहा था जहाँ पे डाटा आपने करना था। टेल अगर आगे चली गई है तो आपने इस जगह से डाटा को लोड करना है, और उसके बाद आपने कह लें कि हेड को इंक्रीमेंट किया और इस डाटा को प्रोसेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आपने ये डाटा उठाया हेड से, और उसके बाद हेड पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया और स्टोर करवा दिया, और उसके बाद आपने इसको प्रोसेस करना शुरू कर दिया। तो ये एक टिपिकल प्रोड्यूसर कंज्यूमर का कोड है जो कि आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो असेंबली में हमने भी डिस्कस किया कि अगर नॉर्मल असेंबली में, इसको काइंड ऑफ हम सूडो असेंबली कह सकते हैं, एग्जैक्ट असेंबली नहीं है, लेकिन इट गिव यू द आइडिया कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने प्रोड्यूसर ने क्या किया, सिंपल सा काम, यानी वी स्टार्टेड विद टेल एंड हेड पॉइंटिंग टू द सेम थिंग। प्रोड्यूसर इस पे लिखवाता है और फिर इंक्रीमेंट कर देता है, फिर लिखवाता है, फिर इंक्रीमेंट कर देता है टेल को, ताकि अगली दफा इस जगह से लिखवाता जाए। कंज्यूमर क्या करता है, देखता है कि अगर हेड और टेल बराबर है इस वक्त, तो इसका अंदर कोई डाटा नहीं है, क्योंकि अगर ना इसने लिखवाया तो ये बराबर होते। अगर आगे चला गया, इधर पहुंच गया है, इसका अंदर डाटा है। तो अगर आगे चला गया तो वो हेड से डाटा उठाता है और फिर हेड पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देता है कि ये अगली जगह पे चला जाए, और उसके बाद इसको प्रोसेस करना शुरू कर। तो दैट्स यानी कि सिंपलेस्ट वे ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर की एक बहुत बेसिक इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें आप समझें कि हम एक बिल्कुल एक एक वेरिएबल को प्रोड्यूसर कंज्यूम करें। अच्छा, अब प्रॉब्लम इसमें क्या है, अगर मतलब ऑब्वियसली अगर मैंने दो थ्रेड चला दिए, एक थ्रेड कंज्यूमर का, एक थ्रेड प्रोड्यूसर का, और प्रैक्टिकली तो मैं खैर दो से ज़्यादा भी चला सकता हूँ, मल्टीपल प्रोड्यूसर भी बना सकता हूँ, मल्टीपल कंज्यूमर भी बना सकता हूँ, लेकिन लेट्स से सिंपलेस्ट केस लें, तो आपके ख्याल में ये कोड सही चलना चाहिए, बिकॉज आपने इस तरह से लिखा था कि भाई आप उस वक्त तक का इंतजार कर रहे थे जब तक हेड और टेल पॉइंटर बराबर नहीं होते, और बराबर नहीं होते इसका मतलब डाटा है, और वहां से डाटा उठा लेते। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम इसमें आएगा कि हमने ये अज्यूम किया है कि चीज़ें तरतीब से चल रही हैं, ठीक है। लेकिन हमने तो पीछे प्रोसेसर को तेज करने के लिए उसको आउट ऑफ ऑर्डर सुपर स्केलर बना दिया था कि वो तो अपनी मर्जी से चलेगा, ठीक है। तो अभी हम जो एग्जांपल्स देख रहे हैं वो ज़्यादातर हम अभी सुपर स्केलर के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, हम वेक्टर या VLW के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहे। तो कह रहे हैं जो हमारा सुपर स्केलर प्रोसेसर था, जिसको स्कोर बोर्ड, जिसमें हमने बल्कि टॉमस उलो डाल दिया था, तो अब चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर चल सकती। तो अगर आउट ऑफ ऑर्डर चलेंगी तो इसका क्या मसला है, इसका मसला ये है कि हमने ये अज्यूम किया हुआ था कि अगर मुझे पता चला है कि हेड और टेल में फ़र्क है और फिर मैंने लोड किया है, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये वाला लोड जो है ना, ये इस चेक के बाद ही हुआ होगा। लेकिन अगर मैं आउट ऑफ ऑर्डर चला रहा था चीज़ों को, तो ये भी तो पॉसिबल था कि इस वाले लोड पे आपका कैश मिस हो गई होती, और आपने फिर उससे अगला वाला लोड फिर वैसे ही पहले कर लिया होता, क्योंकि हम लोड को प्रायोरिटी देते हैं स्टोर के ऊपर भी। तो हम ये करते कि भाई हमने इसको दोबारा मतलब इस वाले लोड को प्रायोरिटाइज कर दिया होता और ये पहले हो जाता, ठीक है। उस वक्त तक डाटा ना प्रोड्यूस हुआ होता, ठीक है। लेकिन जब हमें थोड़ी देर बाद कैश हिट होकर यहाँ पर मिलते हैं, तो उस वक्त टेल का पॉइंटर इंक्रीमेंट हो गया होता और हम कहते हैं अच्छा जी डाटा तो है, और आपने पुरानी वैल्यू उठा ली होती हेड की, जो कि डाटा जो था वो सही नहीं था। तो ये एक प्रॉब्लम इसमें आ सकता है ड्यू टू आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये वाला स्टोर हुआ है तो पीछे वाला स्टोर हो चुका होगा, और अगर ये वाला लोड हुआ है तो ये वाला लोड हो चुका होगा। ये हमने कोड लिखते हुए अज्यूम किया हुआ। तो ये अगर हमने अज्यूम किया हुआ है तो मतलब ऑब्वियसली अगर हमारा आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन की वजह से ये चीज़ ब्रेक होती है तो इसका मतलब ये कोड सही नहीं चलेगा, और एक्चुअली होती है अगर हम कुछ चीज़ें फर्दर इंश्योर ना करें, ठीक है। सो प्रोग्रामर ये अज्यूम करता है कि अगर 3 हुआ है तो उससे पहले 2 हो चुका होगा, और यानी कि अगर मैं इस जगह पर पहुंच गया हूँ
तो इसका मतलब है कि ये वाले स्टोर हैज़ कंप्लीटेड, ठीक है। और अगर मैं 4 पे पहुंच गया हूँ तो इसका मतलब है कि ये वाला स्टोर हैज़ कंप्लीटेड, ठीक है। कि अगर मैं हेड से उठा रहा हूँ तो और वो टेल पे स्टोर हो चुका होगा। मतलब कई मसले आ सकते हैं, हो सकता है ये स्टोर पेंडिंग हो गया और टेल पॉइंटर पहले इंक्रीमेंट हो गया हो, तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये यार चीज़ें तरतीब से हो रही हो, ठीक है। लेकिन हमने तरतीब को ख़त्म कर दिया था, हमने तरतीब में ये तो रखा हुआ था कि सेम जगह से लोड और स्टोर हो रहा हो तो तरतीब मेंटेन हो, लेकिन हमने ये नहीं सोचा हुआ था कि किसी और प्रोसेसर पे उस जगह पर लोड हो रहा हो तो तब भी हम करेंगे। तो उसको क्या करें, ठीक है। सो अगर हम इसमें देखें तो सो कौन कौन से प्रॉब्लम सीक्वेंस है, ठीक है। अगर हम ये जिस तरह मतलब ये दो एग्जांपल्स हैं कि अगर 1 2 के बाद हुआ दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, या आपके पास जो 3 है वो 4 के बाद हुआ तब भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने पहले से लोड कर लिया था, ये डाटा पुराना था, ठीक है। और अगर 2 पहले हो गया तो आपने ये जो है टेल पॉइंटर पहले इंक्रीमेंट कर दिया था और अभी डाटा सेव ही नहीं हुआ था, तो आप पुराना डाटा उठा लेंगे। तो ये दोनों केसेस मसला कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हल क्या है, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि ये प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमने कोड इस तरह से ज्यूम किया होता है कि चीजें तरतीब से चलेंगी, ठीक है। उसके अंदर हमने आउट ऑफ ऑर्डर सुपर स्केलर में ये कहा था कि यार एज लॉन्ग एज जिस जगह पे मैं स्टोर करवा रहा हूँ बाद में अगर मैं लोड कर रहा हूँ तो अगर उनका एड्रेस सेम है तब प्रॉब्लम है, अगर डिफरेंट एड्रेस है तो हमने कहा था बेशक आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लें। लेकिन अब मल्टीपल थ्रेड्स चलाने की वजह से एक नई चीज आ गई है कि नहीं भाई सिर्फ ये ध्यान नहीं करना, हमने ये भी ध्यान करना है कि कोई और प्रोसेसर ने अगर सेम जगह से रीड कर लिया तो प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे इंश्योर करें। तो एक जो सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी कहते हैं किसको है, यानी सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट क्या चीज़ है, ठीक है। पहली चीज़ हमें ये क्लियर होना चाहिए। तो सिस्टम इज सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट अगर आपका जो आपने एग्जीक्यूट किया है, मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं, प्रोसेसर 1 2 3 4 और मेमोरी लगी हुई है, तो अब ऑब्वियसली इनकी इंटरलीविंग तो रैंडम हो सकती है। यानी कि ये तो हो सकता है, इंटरलीविंग से क्या मुराद है कि अगर मैंने कोई पीस ऑफ कोड लिखा है थ्रेड 1 में और थ्रेड 2 में, ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये यहाँ तक चला हुआ था, ये यहाँ तक चला हुआ था, ठीक है, या ये चला ही नहीं था और ये पूरा चल गया। ये सारी चीज़ें ठीक है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये बेशक जितना मर्जी चलाओ, ये जितना मर्जी चलाओ, लेकिन कभी ये ना हो कि इधर एक चीज़ होने के बाद दूसरी चीज़ होनी थी, और ये जो अज्यूम कर रहा है कि भाई अगर ये चीज़ हो चुकी है तो आप इंश्योर कर रहे हो, आप अज्यूम कर रहे हो कि ये भी होगी है लेकिन ये ना हुई हो। तो अगर ये नहीं हुई तो इसका मतलब ये सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट नहीं है। तो सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन यही है कि आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो इस किस्म की होनी चाहिए एज इफ आपके ऑपरेशंस ऑफ ऑल द प्रोसेसर वर एग्जीक्यूटेड इन सम सीक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है। ये नहीं हमने कहा कि किस सीक्वेंशियल ऑर्डर में, यानी थ्रेड 1 थ्रेड 2 चाहे ये आधा चलाओ और फिर ये आधा चलाओ और फिर ये आधा चलाओ फिर आधा चलाओ, वो बेशक चलाओ, लेकिन वो जिस ऑर्डर में भी चले थे उसमें तरतीब से चीजें एग्जीक्यूट हुई हो। ये ना हो कि इससे पीछे वाली चीज आगे वाली चीज एग्जीक्यूट होगी और पीछे वाली एग्जीक्यूट ना होगी, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है ना, इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो आपकी इंटरलीविंग तो जैसे भी हो, यानी कि थ्रेड की बारी जिस मर्जी तरीके से आ रही हो, लेकिन उसमें ऑर्डर प्रिजर्विंग हो कि आपके जो प्रोग्राम है वो सीक्वेंस में चलो। लेकिन जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि हम वो ऑर्डर को ही तो हमने ख़राब कर दिया था, बिकॉज ऑफ हम चीज़ को फास्ट चलाना चाह रहे थे, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दी थी। तो उसको क्या देखें, ठीक है। सो अब अगर लेट्स से कि इसको फर्दर थोड़ा सा समझने के लिए कि आर्बिट्ररी इंटरलीविंग का मतलब क्या है। लेट्स से कि ये दो थ्रेड थे, एक T1 और एक T2। तो ये क्या कर रहा था, ये x में 1 लिखवा रहा था, यानी ये स्टोर कर रहा है x में 1 और y में 11, और ये क्या कर रहा था कि y बार को y के इक्वल कर रहा था, यानी y बार इज सम अदर वेरिएबल जो कि जिसमें y की वैल्यू लिखवाई जा रही है और x बार में आप x की वैल्यू लिखवा रहे, ठीक है। तो अब अगर सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट चल रहे हो ये थ्रेड, ठीक है, ये हो सकता है कि ये चला ही ना और ये पूरा चल जाए, या ये अभी एक चला था और ये 2 चल जाए और उसके बाद ये दूसरा चला और फिर बाकी 2 चले। ये सब सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट है, या इसमें मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर
कोई चीज़ बाद वाली पहले हो जाए तो वो सीक्वेंशियली इनकंसिस्टेंट है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक्स के ये जिस तरह भी चले हो उसके बाद आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू 1 और 11 आ जाए, सॉरी एक्स बार और वाई बार की वैल्यू 1 और 11 आ जाए? क्या ये हो सकता है? क्योंकि आपने इधर 1 और 11 इनको साइन करना है और बाद में आपने वाई को वाई बार के इक्वल करना है, एक्स बार को एक्स के इक्वल करना है। तो अगर एक्स बार वाई बार की वैल्यू 1 और 11 तो आ सकती है। अगर ये पूरा चल चुका था और उसके बाद हमने इसको चलाया तो वाई बार के अंदर 11 आ जाएगा, एक्स के अंदर 1 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा केस है, क्या आप इस पे साथ साथ सोचें कि क्या ये हो सकता है कि ये हो सीक्वेंशली कंसिस्टेंट तो हमारे पास एक्स बार और वाई बार की वैल्यू 0 और 10 हो? क्या ऐसा हो सकता है? इनिशियल वैल्यू हमने x की और y की 0 और 10 अज्यूम की है, इस जगह पर हम x को 1 कर रहे हैं, y को, यानी x और y दोनों को चेंज करें। ठीक है। और फिर हम इनको असाइन करें। तो क्या ये हो सकता है कि दोनों थ्रेड हमने चलाए हो लेकिन x बार और y बार में 0 और 10 वैल्यू आ जाए और वो हो भी यानी सिक्वेंशियली कंसिस्टेंट हो? तो ऐसा हो सकता है बिकॉज हो सकता है कि ये भी थ्रेड चला ही ना हो, तो x और y की पुरानी वैल्यू 10 थी, इसकी 0 थी, इसकी 10 थी, तो आपने ये दोनों लोड कर दी, तो ये भी ठीक है। क्या ये हो सकता है कि 1 और 10 वैल्यू आ जाए? तो वो भी हो सकता है कि आपने इधर तक चलाया था अभी थ्रेड 1, तो x में 1 आ गया था और उसके बाद थ्रेड 2 चला तो उसने y की वैल्यू 11 उठा ली, सॉरी y की वैल्यू 10 उठा ली क्योंकि y अभी 11 नहीं हुआ था, y बार में 10 आ गया और x में 1 आ गया क्योंकि x की वैल्यू आपकी। क्या ये हो सकता है कि 0 और 11 आ जाए? ये नहीं हो सकता बिकॉज अगर y के अंदर 11 आ चुका है ये वाली वैल्यू, तो इसका मतलब है ये थ्रेड यहां तक एग्जीक्यूट हो चुका था। ठीक है, जब आपने y को लिखवाया तो x क्योंकि y के बाद अपडेट हो रहा है, तो अगर y बार की वैल्यू 11 आ चुकी है तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू तब तक 1 हो चुकी होनी चाहिए थी, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ये वाली जो चीज़ है ये, इसका मतलब है अगर ये वैल्यूज आ रही हैं तो आपका प्रोसेसर सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट नहीं है। बाकी सारी जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू लेजिटिमेट वैल्यूज है, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो ये सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी में आपको समझाने के लिए कि इंटरलीविंग जो है ना वो किसी किस्म की भी हो सकती है। ठीक है, कि थ्रेड जो है वो 1 जो है वो बिल्कुल ना चला हो या इधर तक चल चुका हो या पूरा चल चुका हो, और थ्रेड 2 जो है वो आधा चला हो या बिल्कुल ना चला हो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपका वाई अपडेट हो गया था और आपने क्योंकि इधर पहले वाई को अपडेट कर रहे हैं लेकिन उसके बाद आपने एक्स को लिखवाया तो एक्स 1 ही नहीं हुआ था, एक्स की पुरानी वैल्यू। ठीक है, तो ये जो है ना अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका प्रोसेसर सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट नहीं है, और जो कि हमारे केस में नहीं होगा। अगर हमने 2 प्रोसेसर बनाए हैं जिस तरह अभी तक हमने सुपर स्केलर पढ़ा था, तो एक कोर अगर हम एक तरफ लगा दें और दूसरी कोर दूसरी तरफ, और इस पे थ्रेड 1 चला दें, दूसरी पे थ्रेड 2 चला दें, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ये वाला स्टोर बाद में एग्जीक्यूट और ये वाला पहले हो जाए बिकॉज ऑफ कैश मिस और समथिंग। ठीक है, या आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन में लोड पे डिपेंड, इस पे डिपेंड कर रहा हो तो आपने पहले ये वाला चला दिया। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। तो सो सिक्वेंशली कंसिस्टेंट बनाने का मतलब ये हुआ कि जो हमने पहले पढ़ी थी रिस्ट्रिक्शंस के लोड और स्टोर के अंदर डिपेंडेंसी कैसी होनी चाहिए, वो काफ़ी नहीं है, कुछ एडिशनल डिपेंडेंसीज आनी चाहिए आएंगी। फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन वाली है ये ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है कि अगर मैं y की वैल्यू y बार में लिखवा रहा हूँ, ठीक है, तो R1 को मैं y बार में लिखवा रहा हूँ और उससे पहले लोड हो रहा था, तो ये डिपेंडेंस है। और हमने हमेशा मेक श्योर किया है, जो सी भी स्कीम बनाई है अभी तक, चाहे स्कोर बोर्ड हो चाहे टॉमस हो, कि अगर डिपेंडेंस आ रही है तो वी वेट फॉर दिस लोड टू कंप्लीट। ठीक है, और इसी तरह ये भी, इसमें भी डिपेंडेंस आ रही है तो ये तो हम मेक श्योर करते हैं। ठीक है, लेकिन जो सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट आ रही है वो ये कह रही है कि ये एडिशनल रिक्वायरमेंट भी है कि अगर ये 2 स्टोर हो रहे हैं जो इंडिपेंडेंट एड्रेस जगह पर हैं तो ये भी तरतीब से होने चाहिए, और ये लोड स्टोर का कम्बिनेशन जो हो रहा है और इससे अगला लोड स्टोर का कम्बिनेशन जो हो रहा है ये भी तरतीब से होना चाहिए। तो ये जो है ये तो हमने नहीं इंश्योर किया हुआ अपने सुपर स्केलर में, तो इसको क्या करें? ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि अगर आपने कैशेस भी लगाई हुई हैं जिसमें कैश मिस हो जाते होते हैं और आपका आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी आपने सपोर्ट की हुई है, तो क्या
आप सिक्वेंशली कंसिस्टेंट बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसका जो है कि मतलब नॉर्मली तो हमारा ये सिक्वेंशली कंसिस्टेंट नहीं है, तो हमें हम इस पे थोड़ा सा आगे जाके आएंगे कि फिर हम कैसे इंश्योर करते हैं। फिर तो यानी अगर हमारा सुपर स्केलर सिक्वेंशली कंसिस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है कि मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन सही चलेगी नहीं, पर ऐसा तो नहीं होता। हमारे प्रोसेसर के ऊपर में सारे थ्रेड मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन चल रही होती है, तो फिर हम क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। सो आउट ऑफ ऑर्डर के अंदर जब हमने एग्जीक्यूशन पढ़ी थी, तो हमने क्या किया था कि कब हम आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमने कहा था कि यार अगर दो लोड्स आ रहे हैं तो बेशक आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर एक लोड के बाद स्टोर कर रहे हैं, तो अगर ये दोनों का एड्रेस सेम आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे रुकना चाहिए जब तक ये लोड ना हो जाए, ताकि ताकि नई वैल्यू में स्टोर कर सकूं, ठीक है। अगर ये दोनों गलत डिफरेंट एड्रेस पे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है, कोई मसला नहीं। इसी तरह स्टोर के बाद लोड भी कर रहे हो या स्टोर के बाद स्टोर, क्योंकि लोड स्टोर के चार ही कम्बिनेशन बन सकते थे, लोड 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 स्टोर स्टोर लोड और स्टोर स्टोर। तो इसमें हमने जो अभी तक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी वो सिंपल ये थी कि लोड लोड पे हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी। लोड स्टोर या स्टोर लोड पर हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि अगर इनके एड्रेसेस सेम है, तो देन वी हैव टू वेट फॉर द प्रीवियस वन, कि वो पहले फिनिश हो जाए ताकि हम लेटेस्ट डाटा को लिखवा सकें। तो ये हमने की हुई थी। और कैशेज में भी जो हमने देखा था कि स्टोर जो है ना, वो हो सकता है कि अभी हुआ ही ना हो, क्योंकि वो कैश में लिखा हो और हमने राइट बैक कैश रखी हो, तो मेमोरी में वो जाएगा ही नहीं। अब उसकी वजह से क्या होगा कि ये प्रोसेसर जो है ना, ये रैम तो शेयर कर रहे होते हैं मगर कैश शेयर नहीं कर रहे होते। तो इसकी अपनी कैश है, इस प्रोसेसर की अपनी कैश है, ठीक है। तो मैंने स्टोर किया तो वो कैश में लिखा गया, और राइट बैक पॉलिसी ये थी कि जब तक ये इवेक्ट नहीं होती एंट्री, तो उस वक्त तक तो आपको कोई मसला नहीं है, तो इसी में लिखवाते रहो। लेकिन अगर इस प्रोसेसर ने सेम मेमोरी लोकेशन को रीड करना चाहा, तो यहाँ पर पुरानी वैल्यू पड़ी होगी और ये उसको रीड कर लेगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों प्रोसेसर के पास डिफरेंट वैल्यू ऑफ सेम वेरिएबल होगी, जो कि हम नहीं चाहते, ठीक है। तो ये भी एक मसला है। आज के लेक्चर में हम ये वाला मसला तो नहीं देखेंगे जो दूसरा कैश वाला है, लेकिन हम ये ज़रूर देखेंगे कि लोड स्टोर की जो प्रॉब्लम है उनको कैसे फिक्स किया जाए। कोई भी इस वक्त जो आर्किटेक्चर आपके अवेलेबल है, वो सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट मेमोरी मॉडल नहीं देता, ठीक है। और लेकिन स्टिल उन पे थ्रेड सही चल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं वो हम अभी आगे देखते हैं, ठीक है। उसके लिए हम करते क्या हैं कि हम मेमोरी फेंसेस यूज करते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि हमारे ज़्यादातर प्रोसेसर हैं ना, वो रिलैक्स या वीक मेमोरी मॉडल पे चल रहे हैं, यानी कि वो फुली सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन वो आपको अलाउ करते हैं कि आप कोड के अंदर ये इंश्योर कर सकें जिस जगह पर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए वहां पर आप कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो है ना, उनको हम फेंसेस, मेमोरी फेंसेस कहते हैं, ठीक है। जिस तरह ये जो स्पार्क प्रोसेसर है उसके अंदर मेम बार की फेंस है। मेम बार में आप 3-4 किस्म की लोड पे भी मेम बार लगा सकते हैं, लोड स्टोर पे भी, स्टोर लोड पे भी, और स्टोर स्टोर। इसका मतलब है जहां पर आपने मेम बार की इंस्ट्रक्शन दी है, तो वहां पर आप कहेंगे कि इसके बाद वाला लोड जो है, इट विल मेक श्योर कि इससे पीछे वाला लोड हो चुका, अगर आपने लोड की दी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके बाद जो लोड होने हैं इस फेंस के बाद, दैट विल मेक श्योर, प्रोसेसर विल मेक श्योर कि उस लोड से पहले पीछे वाले तमाम लोड हो चुके होंगे। या अगर आपने लोड स्टोर की फेंस लगाई है, इसका मतलब होगा कि अभी जो स्टोर आ रहा है उससे पहले इससे पीछे तमाम लोड्स हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है, दिस इज कॉल्ड फेंसिंग। और इसी तरह पावर पीसी में इसके और नाम है, बट बेसिकली आइडिया इज द सेम, कि आपने कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपने कहा कि मैं फुली सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट तो नहीं बना सकता, उससे तो मेरी परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमने सारा जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर बीच में डाला था तेज़ करने का, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन, आउट ऑफ ऑर्डर इशू, तो वो सारा तो हमने डाला ही तेज़ करने के लिए था। तो अगर हर जगह पर ही हमने सीक्वेंस में चला दिया, तो हमारा तो परफॉर्मेंस बहुत लंबी हमें पेनल्टी पड़ेगी। तो उसको तो हम नहीं डाल सकते, लेकिन जहाँ पर आपको एब्सोल्युटली इसेंशियल है कि चीज़ें तरतीब से हो, जिस तरह थ्रेड्स में, तो इस जगह पे, तो वहाँ पे आप मेम बार यूज़ करें। सो मेम बार यूज़ करेंगे तो अब आपका वही कोड जो हमने पिछली स्लाइड पे किया था, कि एक प्रोड्यूसर है और एक कंज्यूमर है, उसमें आप इस जगह पर अगर ये मेम बार डाल दें, मेम बार एसएस का मतलब है स्टोर वाली मेम बार, तो इसका मतलब है कि यू विल मेक श्योर
कि ये वाला स्टोर तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक ये वाला स्टोर एग्जीक्यूट ना हो चुका हो, ठीक है। और इस जगह पर आप मेम बार लोड डाल दें तो इसका मतलब है कि ये वाला लोड जो है ये उस वक्त तक नहीं एग्जीक्यूट होगा जिस वक्त तक ये वाला लोड एग्जीक्यूट हो। तो हमें यही दो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट थे ना कि 4 से पहले 3 ना हो जाए और 2 से पहले 1 ना हो जाए, हमें पिछली स्लाइड में कहा था। तो अगर हम इधर ये फेंस वाली इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर देंगे तो ये वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंश्योर कर देगा कि टेल पॉइंटर जो है वो उस वक्त तक नहीं अपडेट होगा जिस वक्त तक एक्स को आपने एक्चुअल में स्टोर नहीं कर दिया। तो प्रॉब्लम यही आ रही थी कि मैंने अभी डाटा को स्टोर किया नहीं था और पॉइंटर अपडेट हो गया तो उसने पुरानी वैल्यू उठा लेनी, ठीक है। तो अब ये मेक श्योर करेगा कि भाई ये वाला स्टोर तब ही चलेगा, ये पॉइंटर का अपडेट है, जब तक असल में डाटा नहीं हो जाता, ठीक है। और ये जो आगे वाला है इट विल मेक श्योर कि आपका आर इज नॉट लोडेड बिफोर एक्स हैज बीन स्टोर्ड, ठीक है। तो आप कभी ये नहीं करेंगे कि आपका टेल जो है आपने हेड पहले से लोड कर दिया और बाद में एक्चुअली टेल इंक्रीमेंट हुआ था और आपने कहा कि अच्छा यार टेल और हेड में फ़र्क है तो मैं उठा लूँ। आपका ये वाला लोड जो है जिसमें आपने डाटा को उठाना था ये हमेशा बाद में ही एग्जीक्यूट होगा। तो ये आपका काइंड ऑफ मेमोरी फेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो पहला इशू तो हमने रिजॉल्व कर लिया कि जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर में आता है कि हम सीक्वेंशली कंसिस्टेंट तो नहीं हमने पूरा बनाया, लेकिन हमने कहा कि हम पार्शियली सीक्वेंशली कंसिस्टेंट बना देते हैं बाय एडिंग मेमोरी फेंसेस, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि अक्सर आपका एक थ्रेड नहीं चल रहा होता, मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे होते हैं जो डाटा कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। और तो उनमें क्या करें, ठीक है। तो उनमें कहते हैं अगर आप दोनों थ्रेड्स पे ये चला देंगे, ठीक है। तो लेट्स से कि ये वही कोड था और लेट्स से कि इसमें मैंने वो वाली फेंसेस डाल दी थी इधर में, अभी हमने जो नहीं शो की हुई, लेट्स से वो फेंस चल रही है तो शो तो नहीं हुई लेकिन जैसे अज्यूम कि वो लेट्स से फेंस है इसमें। तो ये वाला कंज्यूमर का कोड लेट्स से प्रोसेसर 1 पे भी चल रहा है, प्रोसेसर 2 पे भी चल रहा है और प्रोसेसर 3 पे जो है वो प्रोड्यूसर चल रहा है लेट्स से, और वो इस तरह चल रहा है। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा? तो इसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है कि आपके जो मल्टीपल कंज्यूमर हैं, दो कंज्यूमर ने एट द सेम टाइम हेड को लोड किया, टेल को लोड किया और देखा दोनों ने चेक किया कि वो तो बराबर नहीं आ रहे, तो इसने भी हेड को उठा के स्टोर कर लिया और दूसरे ने भी स्टोर कर लिया और दोनों सेम डाटा को प्रोसेस करना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ सकता है कि यानी एक्चुअली आपने दो थ्रेड इस वजह से बनाए थे कि आपका जो पहला फ्रेम आए, लेट से इमेज का वीडियो आ रही थी उसका पहला इमेज आए तो उसको ये वाला थ्रेड उसमें से फेस डिटेक्शन करके निकाल दे, और अगर दूसरा है तो उसमें से ये निकाल के कर दे। लेकिन इस वजह से क्या हुआ कि दोनों ने सेम इमेज को ही प्रोसेस करना शुरू कर दिया, तो ये तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये दो दफ़ा वो सेम इमेजेस में से फेस डिटेक्ट हो जाएंगे और फिर उनके ऊपर रिकग्निशन चल जाएगी, तो ये तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एक एक ही चाहिए। तो इसको कैसे हैंडल करें? इसको हैंडल करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये जो पूरा कोड चलता है जिसने हेड और टेल को कंपेयर करना है, ये क्रिटिकल सेक्शन है, ये एक कंज्यूमर को चलाना चाहिए एक वक्त में, कि एक कंज्यूमर आए वो देखे कि यार मेरे पास अगर तो यानी कि इधर चल रहा है ना, तो अगर मैं इससे पहले मैंने आपको कहा था लॉक लगा दीजिए, कुंडी लगा दी हमने, ठीक है, और इधर हमने लॉक रिलीज कर दिया, ठीक है। So, अब क्या होगा कि मल्टीपल कंज्यूमर हमने चलाना शुरू कर दिए, तो सबसे पहला आया उसने लॉक पकड़ लिया। सो लेट्स से कंज्यूमर 1 ने लॉक पकड़ लिया और ये कहता है जब तक टेल का पॉइंटर इंक्रीमेंट नहीं होता मैं तो नहीं छोड़ता जी, ठीक है। तो दूसरा जो होगा वो बाहर इंतजार करता रहेगा कि उसको लॉक मिले, ठीक है। फिर जैसे ही इसको पहली प्रोसेसर वाले कंज्यूमर को डाटा मिल जाएगा तो ये लॉक को रिलीज कर देगा और फिर उसको प्रोसेस करना शुरू करेगा। ये नोट करें कि हमने प्रोसेस करने के लिए लॉक नहीं लगाया, हमने सिर्फ डाटा को उठाने के लिए लॉक लगाया, ठीक है। तो डाटा को जब एक दफा उठा लिया, अब आपने प्रोसेस करना है, अब कोई मसला नहीं, आपने लॉक रिलीज कर दिया। तो दूसरा कंज्यूमर जो कि लॉक खुलने का इंतजार कर रहा था उसको अब यहाँ पर लॉक मिल जाएगा और वो आके देखेगा कि अच्छा भाई कोई फ्रेम अवेलेबल है कि नहीं। लेट से इतनी देर में दूसरा फ्रेम अभी नहीं आया हुआ था लेकिन थोड़ी देर में आ गया, जब जैसे ही आया तो टेल पॉइंटर इंक्रीमेंट हुआ, अब लॉक दूसरे के पास था तो फ्रेम नंबर 2 जो है ना उसको इसने प्रोसेस करना शुरू कर दिया, तो फ्रेम 1 इसके पास चला गया, फ्रेम 2 इसके पास चला, ठीक है। अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि ये लॉक कैसे होगा, लेकिन अगर कोई तरीका हो कुंडी लगाने का तो आप समझे कि कंज्यूमर 1 ने कुंडी लगाई, जाके चेक किया कि भाई टेल इंक्रीमेंट हुई है कि नहीं हुई। जब तक नहीं हुई वो कहता है कि यार ठीक है इस पर कुंडी लगाई हुई है, मेरे पास कंट्रोल है, जैसे ही मुझे पहला फ्रेम मिलेगा मैं उठा लूंगा और कुंडी खोल दूंगा ताकि अगला आके चेक करें। तो उस लॉक या कुंडी का फायदा ये हो गया कि
एक वक्त में एक बंदा कह रहा था दोनों सेम डाटा कभी नहीं उठाएंगे, एक ने उठा लिया डाटा, उसके बाद उसने कुंडी खोल लिया, तो दूसरा जब भी आएगा तो वो नया डाटा ही उठाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रे एरिया है इसको हम क्रिटिकल सेक्शन भी कहते हैं। और ये एक लफ्ज़ आप ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्किटेक्चर दोनों में पढ़ेंगे, दिस नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड एटॉमिकली। एटम हम कहते हैं, एटम का लफ्जी मायने यही था कि जो फर्दर ना टूट सकता, ऑल्दो अब तो हमें पता है कि टूट सकता है, लेकिन एटॉमिकली का मतलब ये है कि या तो ये पूरे का पूरा कोड चलेगा, ठीक है, या ये कोड चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक वक्त में एक जो है ना जब एक्सेस करेगा तो इस पूरे को चलाएगा, या फिर ये जो दूसरा होगा वो इस कोड में एंटर ही नहीं होगा, वो स्टार्ट से ही रुका रहेगा। तो जो ये वाली चीज़ है ना कि कुछ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या तो पूरी की पूरी चलेंगी या वो नहीं चलेंगी, इसको हम कहते हैं एटॉमिक ऑपरेशन के। उस कोड के हिस्से को हम फर्दर तोड़ ना सके, बल्कि उसको इकट्ठा चंक के तौर पे चलाएं, ठीक है। तो ये जब हमने हार्डवेयर में करना हो तो उसके लिए हम आगे कुछ एटॉमिक ऑपरेशन पढ़ेंगे, वो हम सिंगल इंस्ट्रक्शन में 2-3 काम इकट्ठे करते हैं जो कि चीज़ों को आसान बना देते हैं। या जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ये करते होते हैं कि कई दफ़ा जो प्रोसेसर चल रहा होता है, जब उसने जिस तरह इंटरप्ट सर्विस रूटीन को उसने एटॉमिकली चलाना होता है कई दफ़ा, तो वो इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देता है कि और मजीद कोई इंटरप्ट ना आए, मैं इस हिस्से को चला लूँ पूरे कोड को और उसके बाद मैं इंटरप्ट को दोबारा इनेबल करूँगा, तो वो फिर उस कोड को एटॉमिकली पूरे को चला लें, ठीक है। तो ये एटॉमिक का लफ्ज़ आप कई दफ़ा सुनेंगे। तो अगर हमारे पास ये लॉक करने का कोई मैकेनिज्म हो जाए तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमें पता होता है कि वो क्या एक ड्रामा था जिसमें एक बंदा कहता होता था कि हर बात की तह में एक बात होती है और वही असल बात होती है। तो इस बात की तह में भी एक बात है कि भाई ये लॉक जो है ये इम्प्लीमेंट होगा कैसे। भाई कह तो दिया कि अगर कुंडी हो हमारे पास प्रोसेसर में तो मसला हो जाएगा हल, लेकिन वो कुंडी लाएं कहाँ से। तो एक पहला तरीका ये है कि क्या हम लॉक बना सकते हैं विदाउट चेंजिंग इंस्ट्रक्शन सेट जो अभी तक हमने बनाया, तो क्या हम उसको इसी के अंदर सी कोड में कोई चीज़ ऐसी लिख सकते हैं कि जो ये लॉक वाला मैकेनिज्म कर ले। तो लेट्स ट्राई दिस आउट कि पहली चीज़ हम ट्राई करते हैं कि हम मेमोरी के अंदर ही, एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर मास ब्रेक कर ले कर इधर हम 10 मिनट की ब्रेक लेते और थैंक यू टाइम हो गया हमारा 7 बज रहे, 7:10 पे हम रिज्यूम करेंगे, ठीक है। अच्छा पॉज रिकॉर्डिंग इसमें होती भी है कि नहीं? पॉज नहीं होती, चलो मुझे याद करा देना कि मैंने दोबारा इसको स्टार्ट करना। हम करना ये चाह रहे थे कि हमने ब्रेक से पहले हम देख रहे थे कि अगर एक से ज़्यादा कंज्यूमर हो और वो दोनों इकट्ठे कर लेंगे, चलना शुरू हो जाएंगे, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ सकता है कि दोनों सेम डाटा को ही कंज्यूम ना कर दें। और उसके लिए हमने कहा था कि अगर हम लॉक लगा दें किसी तरह कि ये जो ग्रे एरिया है इसको हम इधर इससे पहले हम किसी तरह लॉक कर दें और इस जगह पे जाकर हम अनलॉक कर दें या लॉक रिलीज कर दें, तो एक वक्त में एक कंज्यूमर इस हिस्से पे चलेगा तो वो एक ही कह लें कि एक ही वक्त में एक ही डाटा को कंज्यूम कर रहा होगा। दूसरा जो होगा वो जब उसको दोबारा अनलॉक मिलेगा तो उस वक्त अगर जब तक दूसरा डाटा नहीं आएगा तो वो उसको कंज्यूम नहीं कर सकेगा। तो ये हमारा मसले को हल करता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि लॉक और अनलॉक क्या एग्जैक्ट अभी तक जो हमने लोड स्टोर और जो बाकी की इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं उनसे इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये असल कहानी थी जो कि हम देखना चाह रहे थे, ठीक है, कि लॉक और अनलॉक को इम्प्लीमेंट कैसे करें, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक जेन में ये स्कीम आती है कि अगर मेरे पास मेमोरी हो और मैं उस जगह पर 1 लिखवा दूं कि अगर ये लॉक्ड है और 0 लिखवा दूं जब अनलॉक्ड है, तो जिस थ्रेड ने भी इसको यूज़ करना है वो इसको लॉक कर लिया करे या अनलॉक कर लिया करे। तो ये स्कीम आती है कि अच्छा जी इसने लॉक करना है वो 1 लिखवा दे जाके, और जिस दूसरा जो है वो देखता रहे कि 0 अगर 1 है तो फिर ना इस्तेमाल करे, और कहते हैं जब इसने रिलीज़ करना हो तो ये 0 लिखवा दे, तो शेयर्ड जगह बना दे। लेकिन इसके अंदर वही मसला आ जाएगा जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सेम वेरिएबल है, दोनों प्रोसेसर एक वक्त में भी इसको लोड कर सकते थे, दोनों को 0 मिला
और दोनों ने आके 1 लिखवा दिया, तो दोनों समझे कि जी ये तो मेरे पास है, ठीक है, लॉक, और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए हमने कहा कि चलो लेट्स ट्राई टू मेक द फर्स्ट स्कीम जो हमारे जहन में आती है वो ये कि हम एक के बजाय 2 वेरिएबल रख लेते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एक C1 है, ठीक है, और एक C2 है, 2 वेरिएबल हैं मेमोरी में। और लेट्स से कि एक प्रोसेस 1 ने जब भी यूज़ करना होगा तो वो C1 को 1 कर देगा पहले, प्रोसेस 2 जो होगा उसने यूज़ करना हुआ तो C2 को 1 कर देगा। ये देखेगा कि अगर तो C2 1 है तो इंतज़ार करता रहे, और अगर ये देखेगा कि अगर C1 1 है तो इंतजार करता है, यानी कि अगर दूसरा इस्तेमाल करना चाह रहा है तो ये इंतजार करेगा, और ये भी यही करेगा कि अगर दूसरा इस्तेमाल करना चाह रहा है तो इंतजार करेगा। तो क्या, लेकिन क्योंकि ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स है, तो जिस तरह मैंने पहले बताया था एक वेरिएबल रखने में तो मसला था, तो एक ये 2 अलग अलग जगहों पर लिखवा रहे हैं, एक ने 1 इसको 1 करना है, एक ने इसको 1 करना है, अगर लिखना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है आपके ख्याल में? इसमें प्रॉब्लम आ सकता है जिसको हम कहते हैं डेड लॉक, ठीक है। डेड लॉक ये हो सकता है कि ये भी 1 कर दे इसको और ये भी 1 कर दे, यानी पहले ये इसने भी 1 कर दिया, इसने भी 1 कर दिया। अब क्योंकि C2 1 है तो ये भी वेट कर रहा है कि अच्छा वो 0 हो जाए, और क्योंकि C1 1 है तो ये भी वेट कर रहा है कि इसको कर दे, तो ये इनफाइनाइटली इसमें फंसेंगे कि यार इसी लूप में फंसे रहेंगे, क्योंकि ये दूसरे का इंतजार कर रहे हैं दूसरे। तो यानी जिस तरह इंसानों में पहले आप कर रहे हो, तो हमारे अंदर जो अल्लाह मियाँ ने कोई रैंडम नंबर जनरेटर लगाया हुआ है कि थोड़ी देर बाद एक की बस हो जाती है और कहता है अच्छा यार मैं ही चला जाऊँ, तो वो बड़े काम की चीज़ है। नहीं तो आपको अक्सर अगर आप मशीन होते और उसमें वो रैंडम नंबर जनरेटर ना लगा होता तो आप दरवाज़ों पे 2 बंदे पहले आप ही करते पाए जा रहे हो। तो ये इसमें प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं डेड लॉक, ठीक है। सो इसका मतलब ये कोड तो नहीं चलेगा। सो हम दूसरी ट्राई करते हैं, ठीक है। सो दूसरी ट्राई जो है इसमें हम क्या कर देते हैं कि हम कहते हैं कि जो प्रोसेस 1 है वो अगेन हमने C1 और C2 बना दिए, ठीक है। तो दिस इज C1, दिस इज C2। प्रोसेस 1 जो है वो C1 को 1 करवाया करेगा, प्रोसेस 2 जो है वो C2 को 1 कराया करेगा, अगर उससे लिखना हो। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर तो C2 1 है तो सिर्फ ये ना करो कि वेट करते जाओ, अपने आप को 0 कर दो ताकि दूसरे को मौका मिल जाए, ठीक है। और ये भी यही करें कि अगर C1 1 है तो C2 को 0 कर दो, ठीक है, ताकि जो इसने दोनों ने 1 किया हुआ था वो वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी कि आपने, यानी इसने कहा जी ठीक है दूसरा है तो मैं अपने आप को 0 भी कर दूं, तो अपने आप को 0 करने के जी अच्छा मुझे भी ये नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप वापस आ जाएंगे। तो इससे डेड लॉक तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें बाज़ का एक लाइव लॉक उसको हम कहते हैं कि आपका कि दोनों बिल्कुल अगर कम प्रोबेबिलिटी के साथ, लेकिन दोनों एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस को ही एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। हाँ इसने भी 1 किया, इसने भी 1 किया, इसने भी देखा कि ये 1 है, इसने भी देखा, इसने भी 0 कर दिया, इसने भी 0 कर दिया, और ये बिल्कुल लॉक स्टेप पे यानी बिल्कुल साथ साथ ही चल रहे हो, तो ये हमेशा इसी कंडीशन में घूमते रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसको आप डेड लॉक के बजाय लाइव लॉक कहते हैं कि ये दोनों 0 भी कर रहे थे, लेकिन स्टिल क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम टाइम पे 0 कर रहे थे तो प्रॉब्लम, अनलेस के कोई कैश मिस हो जाए, कुछ और हो जाए, तो फिर एक को मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर ना हुई तो आप सेम जगह पर बिल्कुल एक लेटेंसीज के साथ 2 प्रोसेसर जो है वो फंसे होंगे। और एक और इसमें मसला स्टारवेशन भी आ सकती है कि एक की बारी आई और दूसरे की बारी जो है ना वो कहते हैं वो नहीं आई, बिकॉज वो हर दफ़ा उसका लॉग लग जाता था। तो ये भी थोड़ी सी स्कीम फेल होगी। तो एक तीसरी स्कीम है जो कि विच वर्क्स, और ये डेकर का 1966 में उसने एल्गोरिदम दिया था ये प्रोटोकॉल, कि जिसमें आप 2 के बजाय 3 शेयर्ड वेरिएबल्स बना दें, ठीक है। और एक C1 C2 आपने बना दिया, C1 और C2 के जो आपके प्रोसेस 1 कंज्यूमर 1 और कंज्यूमर 2 ने अगर इस्तेमाल करना है तो वो इसको 1 करेंगे। लेकिन एक आपने वेरिएबल बना दिया टर्न का, ठीक है। अच्छा, अब आप करते क्या हैं कि अगर इसने यूज़ करना हो प्रोसेस 1 ने तो वो अपना 1 करता है, और प्रोसेस 2 जो है वो भी 1 करता ही है, उसी तरह वहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये टर्न को 1 कर देता है। इसने अगर करना होगा तो ये टर्न को 1 करेगा, इसने अगर करना होगा तो टर्न को 2 करेगा। तो इन दोनों ने डिफरेंट नंबर्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो पहले ये आया, इसने टर्न को 1 किया, और उसके बाद आप इस वाले पार्ट में आए, अगर ये आया तो इसने टर्न को 2 किया। अब क्योंकि टर्न एक ही वेरिएबल है
तो जब आप इधर पहुंचेंगे तो या तो इसकी वैल्यू 1 होगी या इसकी वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो आप देखते हैं कि अगर तो C2 1 है और टर्न 1 है, ठीक है, तो फिर आप वेट करते रहते हैं, ठीक है, कि अगर आपका दूसरा बंदा, यानी आप दूसरे को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि अगर दूसरे ने 1 किया हुआ है और आपका टर्न 1 थी तो आप वेट करते रहते हैं, ठीक है। और ये कहता है कि अच्छा अगर C1 1 है, दूसरा बंदे का ने सेट किया हुआ 1, लेकिन टर्न 2 है, यानी इसने टर्न को 2 किया हुआ है, तो ये भी वेट करता रहता है, ठीक है। लेकिन अब मसला ये होगा कि अगर तो जो टर्न को लिखते हुए अगर तो ये सक्सेसफुल हो गया, तो यानी टर्न 2 हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि यानी C2 तो 1 होगा लेकिन टर्न की वैल्यू 2 होगी, तो ये एंड की कंडीशन फेल होगी, एंड दोनों का ट्रू होने पे आता है, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में घुस जाएगा। और अगर इसके बजाय टर्न 1 बाद में लिखा गया और टर्न 2 नहीं लिखा गया, फिर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये क्रिटिकल सेक्शन में, तो एक बंदा कम से कम उसको ये एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। तो टर्न जो है ना वो क्योंकि सेम वेरिएबल है, तो इट और उसको दोनों डिफरेंट वैल्यूज लिखवा रहे हैं और इसलिए दोनों के पास डिफरेंट चेक लगा हुआ है, तो इट विल मेक श्योर कि आपकी जो टर्न है वो आ रही है, ठीक है, क्योंकि एक ही वेरिएबल पे लिखवा रहे हैं, तो दोनों ने अगर ये भी हिस्सा इकट्ठे चला दिया, ये भी हिस्सा इकट्ठे चला दिया और फिर यहाँ पर भी इकट्ठे पहुंच गए, तो ये जब इकट्ठा चलाया था तो ये शेयर्ड वेरिएबल पे दो वैल्यूज तो हो नहीं सकती, तो या तो इस पे 2 लिखा हुआ पहले जाएगा या 1 पहले लिखा जाएगा, जो भी लिखा गया 2 लिखा गया तो फिर आपकी ये वाली लूप चल पड़ेगा, और अगर 1 लिखा गया तो ये वाला चल पड़ेगा, तो ये नहीं होगा कि डेड लॉक लग जाए, ठीक है। तो ये वाली चीज आपकी जो ये प्रोटोकॉल जो है ये चल सकता है, ठीक है। तो जो आपका ये तो था 2 प्रोसेस के लिए, यानी 2 कंज्यूमर थे। तो अब आप अगर देखें तो कंज्यूमर अगर बढ़ते जा रहे हैं तो उनका कोड सेम कोड इसमें नहीं है, यानी कंज्यूमर्स का कोड जरा डिफरेंट है, ठीक है। यानी पहले कंज्यूमर का कोड जो है उसमें टर्न 1 लिखा जा रहा है, दूसरे में 2 लिखा जा रहा है, यहाँ पे जो उसकी कंडीशन चेक हो रही है तो वो भी फर्क है। तो आपने अगर लॉग का फंक्शन लिखा हुआ था तो इसके लॉग का फंक्शन और उसके लॉग का फंक्शन में थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है, ठीक है। ये हमें किसी तरह डालना पड़ेगा अगर हम इसको चलाने दें, और अगर लेकिन ये हम सारा तब करेंगे जब हमारे हार्डवेयर में कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं है, इसके अंदर कोई लोड स्टोर ही हमारे और बाकी जो कहते हैं नॉर्मल ऑपरेशन है वही चल रहे हैं, ठीक है। जो एन प्रोसेस के ऊपर चले, यानी ये 2 के ऊपर चल रहा है, वो डिक्स्ट्रा या बास का इसको डेकेस्ट्रा पढ़ते हैं, मेरा ख्याल है डिक्स्ट्रा ज़्यादा बेहतर है, मेरे ख्याल में गलत भी हो सकता है, मेरे ख्याल की कोई वो वजह नहीं है मेरे मुझे देखने में ये लग रहा है। तो डिक्स्ट्रा मशहूर आदमी है, डिक्स्ट्रा के एल्गोरिदम अपने शॉर्टेस्ट पाथ का सबसे शायद पॉपुलर है, जो किसी ने भी अगर कंप्यूटर साइंस बैचलर्स में की हो तो उसमें शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम अमूमन टच किसी न किसी स्टेज पे अमूमन ने एक ज़्यादा जगहों पर किया होता है, तो वो डिक्स्ट्रा का है। लेकिन इसके लिए भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए भी उसने कंप्यूटर साइंस के काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स दिए हैं, तो उनमें से जो है वो क्या लें कि मल्टीपल प्रोसेस का भी एक एल्गोरिदम है, ठीक है। अच्छा, एन प्रोसेस का जो एल्गोरिदम है ना वो थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें एक लैम्पोर्ट्स बेकरी एल्गोरिदम भी आता है जिसको हम अभी देखते हैं। ये वाला मैं स्किप करूँ क्योंकि मैंने ये स्लाइड के ऊपर आपको ऑलरेडी करा दिया है कि वो कैसे काम कर रहा है। अच्छा, अगर आपने एन प्रोसेस को करना हो, ठीक है, तो फिर आप देख रहे हैं कि ये कोड थोड़ा सा उसकी निस्बत कॉम्प्लेक्स है। ये जो यहाँ से एंट्री कोड लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लॉक का कोड है, और एग्जिट का कोड जो है वो ये रिलीज का ये कोड है। तो अगर आपने एन प्रोसेस के लिए करना हो तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर जो आपकी एन प्रोसेस है, ठीक है, तो ये कोड लिखा हुआ है प्रोसेस आई के लिए, ठीक है। तो इधर आई का मतलब है कि मैं प्रोसेस नंबर आई हूँ, आई अगर 0 है तो ये प्रोसेस नंबर 0 है, 1 है तो ये प्रोसेस नंबर 1 है, 2 है तो ये प्रोसेस, तो अगर 0 है तो यहाँ पर आई हर जगह पर 0 हो जाएगा, 1 है तो हर जगह पर 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अच्छा, लेकिन अब आपने लेट से आपके 10 प्रोसेसर थे, ठीक है, तो 10 प्रोसेसर थे तो एक आपने वेरिएबल बनाया, एक एरे बनाई चूजिंग की, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये वाला काम करेंगे, ठीक है। तो अगर इस प्रोसेस ने, ये कंज्यूमर का कोड है, इसने एक चीज को कंज्यूम करना है, तो सबसे पहले अगर मैं लेट से 7 नंबर का प्रोसेसर हूँ तो मैं 7 नंबर वाली बिट पे जाकर, सो लेट से i7 है तो मैं 7 वाले नंबर पे जाकर 1 लिखवा दूंगा। इसका मतलब है कि मैं अभी कुछ कर रहा हूँ, चूज करने की कोशिश कर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक और मैंने एक चूजिंग की बनाई, एक मैंने नाम की
एरे बना दी, ठीक है, और वो भी मैंने जितने मेरे प्रोसेसर्स थे उतनी बना दी, ठीक है। सो ये मेरे प्रोसेसर्स थे। अच्छा, अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं जाकर नाम जो ये दोनों शुरू में 0 से इनिशियलाइज होंगे, कोई भी चूज नहीं कर रहा और कोई भी इस वक्त यूज नहीं कर रहा और कंज्यूम नहीं कर रहा। फिर आप जाकर देखेंगे ये कि अब लेट से कि पहला प्रोसेसर ऑन हुआ, वो 7 नंबर का था, उसको सबसे पहले उसने चूजिंग को 1 कर दिया। चूजिंग को 1 किया, उसने इस नम वाली एरे में जाकर देखा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या पड़ी हुई है, तो शुरू में 0 पड़ी होगी क्योंकि किसी ने कुछ किया ही नहीं है। तो अब वो 7 नंबर वाली जगह पे जाएगा, यानी नम ऑफ 5 पे जाएगा और उस जगह पर वो 1 लिखवा देगा, ठीक है। तो अभी 0 पड़ा हुआ है तो वो उसमें एक 1 इंक्रीमेंट लिखवा करके, जो भी मैक्सिमम वैल्यू पड़ी है जो शुरू में 0 है तो उसमें 1 इंक्रीमेंट करके इस जगह पर लिखवा देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेगा, चूजिंग को 0 कर देगा। इसका मतलब है ठीक है जी, अब मैं चूज नहीं कर रहा, किसी और ने चूज करना है तो वो करेगा, ठीक है। अच्छा, सो ये काम शुरू में करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप एक एक करके हर इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, चूजिंग वाली एरे में, ठीक है, या एक एक करके जो एन प्रोसेसर्स हैं उतने पे हम जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो जो एक एक करके जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं 0 पे गया, देखा 0 जो है वो चूज नहीं कर रहा, ठीक है। अगर तो 0 चूज कर रहा है तो मैं वेट करता रहूंगा। कोई भी अगर चूज कर रहा है, अनलेस के मैं 7 नंबर प्रोसेस था, इससे पीछे वाले प्रोसेस में से कोई भी चूज कर रहा हुआ तो मैं वेट में फंसा रहूंगा, ठीक है। तो पहले 0 पे था तो मैंने 0 को चेक किया, चूज तो नहीं कर रहा। अगर चूज नहीं कर रहा तो फिर आप आगे चेक करेंगे कि अगर 0 नंबर वाले पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ, यानी 0 नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब उसने कोई वैल्यू लिखवाई थी, वो एक्सेस करना चाहता था, ठीक है। अगर 0 नहीं लिखा हुआ, कोई वैल्यू लिखी हुई है और कहते हैं जो आपकी करंट वैल्यू है, ठीक है, जो आपने लिखवाया हुआ था 1, वो इससे छोटी है, ठीक है, तो इसका मतलब आप इंतजार करें आपसे कोई बड़ा है जिसकी प्रायोरिटी आपसे ज्यादा है, ठीक है। तो अगर तो उस जगह पर वैल्यू थी और वो आपसे छोटी कहते हैं थी, ठीक है, वैल्यू थी लेकिन वो आपसे छोटी थी, ठीक है, तो आप वेट करेंगे। या आप कहेंगे कि अगर और ये आपने क्योंकि करता जाना है, पहले 0 पे चेक करना है, फिर 1 पे, फिर 2 पे, अनलेस के आप जे इस जगह पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, या पूरे प्रोसेस पे नहीं होते। अगर बराबर हैं, यानी कि आप नाम आई और नाम जे बराबर है, यानी कि इधर भी 1 लिखा हुआ है और इधर भी 1 लिखा हुआ है, तो इधर आप प्रायोरिटी दे देंगे कि अगर जे लेस देन आई है, ठीक है, तो आपसे छोटा है, ठीक है, तो आप स्टिल वेट करते रहेंगे। तो आपसे नीचे वाला कोई भी अगर हो जे कोई और, यानी कोई और प्रोसेस हो, लेकिन उसके अंदर आपका जो जो नंबर है वो आपसे कम हो, यानी पहला आया उसने 1 लिखवा दिया, दूसरा आया वो 2 लिखवा देगा, तीसरा आया वो 3 लिखवा देगा, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज आपसे, यानी कि प्रोसेस आई हूं मैं, तो प्रोसेस आई जो है वो देख रहा है 1 से छोटा कुछ है कि नहीं। प्रोसेस जो ये वाला लेट से ये प्रोसेस 3 है, ठीक है, या 2 है कह रहे तो, ठीक है, तो 2 नंबर वाले ने अगर 2 लिखा हुआ था तो वो देख रहा है कि 2 से अगर कोई एक एक करके जाके देखेगा कि कोई चूज तो नहीं कर रहा था, चूज नहीं कर रहा था, तो फिर आके देखेगा कि वो जो लिखा हुआ है वो मुझसे अगर छोटा है, ठीक है, तो मैं आगे चला जाऊँ, ठीक है। तो एक मिनट, वाइल की जो कंडीशन होती है वो अगर ट्रू हो तो आप अंदर जाते हैं, फॉल्स तो छोटा अगर नहीं है, ठीक है, अगर बड़ा है तो ये आगे चला जाएगा, ठीक है। सो जो सबसे छोटा होगा इस तरह, ठीक है, उसकी बारी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो आपसे बड़ा है आप आगे चलते गए चलते गए चलते गए, ठीक है। सो अगर सारे ही आपसे बड़े हैं तो इसका मतलब है कि आप सबसे छोटे निकल आए, ठीक है। अगर आप, और अगर कोई आपके बराबर था, यानी 2 जगहों पर 1 लिखा हुआ था, तो उसमें अगर जे वॉज लेस देन आई, ठीक है, तो तब आप वेट करते रहे, यानी कि आपसे कोई छोटा है नंबर में आ रहा है तो आप उसका वेट करते रहेंगे, आगे आ रहा है तो आप कहेंगे कि ठीक है फिर मेरी प्रायोरिटी है, ठीक है। तो बेसिकली स्कीम यूं चल रही है कि अगर इस जगह पे, क्योंकि हर एक डिफरेंट नंबर लिखवा रहा है, लेकिन देयर इज अ चांस के 2 सेम नंबर भी आ जाए, क्योंकि एक वक्त में ही दोनों प्रोसेस चले और एक आगे। तो अगर सेम नंबर आ गया तो जो उनमें से सबसे छोटा वाला है उसको हमने प्रायोरिटी दे दी, ठीक है। सो अगर कहते हैं अगर डिफरेंट नंबर आ रहे हैं तो उसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसको प्रायोरिटी दे दी। तो अगर आप ही सबसे छोटे वाकया हुए हैं इस पूरे लूप में, आपने सारे प्रोसेसर्स पे जाकर चेक कर दिया, आप सबसे छोटे थे, या अगर आपके से कोई बराबर था तो वो जे उसका आपसे बड़ा था तो आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी, तो इसका मतलब है कि लॉक हो गया, ठीक है, और आपको जगह मिल गई और आप बाहर निकल आएंगे, ठीक है।
अदरवाइज अगर कहते हैं आपसे छोटा जब तक एग्जिस्ट करता रहेगा आपके बराबर का, तो आप इस जगह पर वेट करते रहेंगे, ठीक है, इस वाइल लूप में। और अगर कोई चूज कर रहा था तब भी आप वेट करते रहेंगे। तो ये देखें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड हो गया, लेकिन इन दी एंड ये जो है ना, ये कोड इट विल वर्क, क्योंकि आपने इसमें जो राइट प्रायोरिटीज दी हुई है, जिसकी वजह से अगर कोई छोटा हो तो एक का नंबर आता है, दूसरे का नहीं आता, ठीक है। और एग्जिट कोड इज सिंपल। एग्जिट कोड में आप जाते हैं तो जो आप कर रहे थे वहां पे जाके जीरो लिखवा देते हैं, क्योंकि आप जीरो लिखवा देते हैं तो ये जो नम जे का चेक लगा हुआ है ना, तो जो अगला कोई और चेक कर रहा होगा उसको यही एंड मिल जाएगा, तो ये आगे निकल जाया करेगा, ठीक है। एंड की एक साइड भी जीरो हो जाए तो वो आगे निकल जाएगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने लिखवाते हुए चूजिंग को वन करना है और लिखवा देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इधर जो लिखवाना है वो क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज इधर पड़ी हैं उनमें एक इंक्रीमेंट करके लिखवाना है। तो जो भी नया लिखवाएगा वो हमेशा एक बड़ा नंबर लिखवाया करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिसने सबसे पहले लिखवाया था वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो जिसका सबसे छोटा नंबर है इस लूप में उसको प्रायोरिटी दी हुई है कि आप एक एक करके हर प्रोसेस पे जाओ। अगर आपको हर प्रोसेस पे जो मिला है नंबर, या तो पहले तो चीज़ है कि नंबर मिला है कि नहीं मिला, और अगर नंबर मिला है तो वो आपसे छोटा था, तो आप इसका मतलब है कि सॉरी आपसे बड़ा था, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप सबसे छोटे हैं, आप आगे चले गए, ठीक है। और अगर कोई आपके बराबर मिला था तो अगर उसका जे आपसे छोटा था, यानी कि तो जे आपसे बड़ा है तो आगे निकल जाओ, जे छोटा है तो फिर आप वेट करते रहो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस वाले जो नम पे मैंने गन थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है, तो आपकी जो मेन डिसीजन वाली चीज़ है ना नम, इसके अंदर जो भी आएगा वो लिखवाता जाएगा, वन फिर कोई टू लिखवा देगा, हो सकता है कि दोनों इकट्ठा लिखवा दिया, दो जगहों पे टू आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें वन चलेगा, उसके बाद अगर दो टू हैं तो जो छोटा वाला टू है वो चलेगा, उसके बाद दूसरा जो बड़े इंडेक्स में जो आगे आ रहा है टू वो चलेगा, एंड सो ऑन। ये लूप ये इंश्योर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका लॉक इंप्लीमेंट हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि हर प्रोसेस के ऊपर ये जो कोड है उसका आई डिफरेंट आ रहा है। तो आपने लॉक का जो फंक्शन कॉल करना है उसको आपने आई शायद पास करना पड़ेगा आपको कि जी मैं ये वाला लॉक हूँ, ठीक है। एग्जिट कोड इज सिंपलर कि आपने जीरो लिखवा दिया। तो ये कुछ समझ आई इस एल्गोरिथम की? खामोशी को हम नहीं मशरक, हाँ जी बोले। नहीं सर, कुछ भी नहीं, पता ही नहीं लगा। पता ही नहीं लगा? अच्छा चलो मैं जस्ट क्विकली रिकैप करता हूँ, ठीक है। सो जो आपका मेन वेरिएबल है ना वो है नम, ठीक है। सो कोड को इस वक्त भूल जाते हैं, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमारी अगर 10 प्रोसेस हैं या 10 प्रोसेसर हैं तो आपने ये 10 की अरे एक बनाई हुई है, ठीक है। और आप करते क्या हैं कि जो लेट से 10 कंज्यूमर चल रहे थे, तो कंज्यूमर आके क्या करेगा, वो देखेगा कि जो सा कंज्यूमर नंबर है, प्रोसेसर 0 है तो वो इधर चेक करेगा, 1 है तो यहाँ पर, 2 है तो यहाँ पर, ठीक है। जो सा कंज्यूमर नंबर है वो आकर इस पूरी एरे का मैक्सिमम निकालेगा। शुरू में सारे 0 थे तो इसका मतलब है मैक्सिमम 0 ही आएगा, उसमें 1 ऐड करेगा, तो लेट से सबसे पहले ये आया, इसने 1 लिखवा दिया। बाय चांस उसी वक्त दूसरा कोई आ गया, उसने भी 1 लिखवा दिया, क्योंकि दो चीजें पैरेलल में चल सकती हैं, दोनों प्रोसेसर ही हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पैरेलल में नहीं चलेगी, क्योंकि मतलब कुछ ना कुछ तो गैप आएगा उनकी इंस्ट्रक्शन में। फिर कोई तीसरा आया, उसने देखा कि इसमें मैक्स 1 आ रहा था, उसने इधर 2 कर दिया। फिर चौथा आया, उसने देखा कि मैक्स 2 आ रहा था, उसने 3 कर दिया, ठीक है। तो अब ये सारे कंज्यूमर वेट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इनमें से कोई, मसला ये है कि एक वक्त में एक लॉक में दाखिल हो, तो ये पूरा कोड जो है ना एंट्री कोड, ये मेक श्योर कर रहा है कि लॉक का में एक वक्त में एक दाखिल हो, ठीक है। तो इसमें फिर क्या होगा, सबसे पहले हम जाके देखेंगे हर कोड, हर जो प्रोसेसर है ना वो जाके सारों को एक एक करके देखता है, और वो मेक श्योर करता है कि क्या जो बाकी जगहों पर नंबर पड़ा हुआ है, अगर तो वो इससे बड़ा है तो वो अगले प्रोसेस पहले इसको चेक करेगा, जी इधर जो पड़ा हुआ है वो 0 था, इसका मतलब है आगे चले जाओ क्योंकि यही 0 हो गया, ठीक है। एंड की कंडीशन है, ये 0 हो गया तो फॉल्स हुई, वाइल से बाहर आ गए। फिर उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे गए, इधर 2 था, आपने कहा जी लेट से कि ये जो आई चल रहा है ना, जो प्रोसेसर नंबर चल रहा है वो ये वाला चल रहा है लेट से, ठीक है, कि ये चेक कर रहा है। इसने चेक किया, पहले इसको चेक किया, इसमें तो 0 था, तो वाइल में आप आगे चले गए। अच्छा ये जो सेमी कॉलन होता है ना, इसका मतलब कुछ ना करो, यानी ये 2 वाइल लगे हुए हैं ना, इस वाइल का मतलब है कि जब तक कोई चूज कर रहा है उस वक्त कुछ ना करो। तो आप चूजिंग वाली का काम है कि वो मेक श्योर करे कि जब कोई चूज कर रहा है तो कुछ ना करे।
ठीक है। तो उसको मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि जो असल पार्ट है वो नाम पे हो रहा है, ठीक है। तो इसका मकसद जो था चूजिंग का कि आप जस्ट ये नंबर लिखवा रहे हैं, वो सिंपल सा काम है। तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये असल में आपको समझना है। इसके आगे भी सेमी कॉलन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बस कुछ ना करो, इसमें फंसे रहो। अगर ये कंडीशन पूरी फॉल्स है, ये पूरी कंडीशन है, ठीक है, ये नाम जे एंड ये पूरी कंडीशन की, या नाम जे हो और अगर नाम जे में कोई नंबर, नाम जे का मतलब है कि ये नॉन जीरो एंड ये वाली कंडीशन हो। अगर ये जीरो हो तो ये फॉल्स हो जाएगी, आप अगले इटरेशन पे चले जाएंगे। तो आप सबसे पहले आए, आपने देखा जीरो है, नम जे जीरो आया, फॉल्स हो गई, आप अगली में चले गए, आपने जे इंक्रीमेंट किया, आपने इसको देखना शुरू किया। इसको अगर आपने देखा, आपने कहा कि यार नम जे नॉन जीरो है, तो ये कंडीशन, ये एंड वाला पार्ट तो ट्रू हो गया, तो अब आप इस और वाले पार्ट में आ जाएंगे कि ये ट्रू है कि नहीं, ठीक है। इधर आके आपने देखा कि यार इधर जो पड़ा हुआ है, क्या मेरे वाले इंडेक्स से, जो आई इंडेक्स पे 1 पड़ा है, वो उससे छोटा है? छोटा है तो 1 आ गया, और कि दूसरी कोई साइड देखने की जरूरत ही नहीं है। आपने कहा कि जी ये छोटा नहीं था, सॉरी, ठीक है, तो ये इससे छोटा नहीं था, ना ही ये इससे बराबर था। तो अगर ये छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ये इन दोनों को और कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि आप इससे भी आगे आ गए। फिर आपने 3 को आगे चेक किया, ठीक है, 3 को आगे आपने चेक किया, तो 3 भी ना आपसे छोटा था ना बराबर था। तो जे पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, इधर आके आपने देखा ये ना इससे छोटा है ना बराबर है। तो इसका मतलब है कि फिर आप अगले पे आ गए। अगले आप खुद थे, ठीक है, आप उस पर जब खुद आ गए तो इसका मतलब है कि आप ही सबसे छोटे, ठीक है। तो आप इससे आगे निकल गए। फिर आपने कहा कि बाकी किसी और पे आप गए, तो आपसे जो अगला आ रहा था ये आपसे बड़ा था, इसमें भी कंडीशन फॉल्स हुई। तो जब आप पूरे एन पे निकल गए करके, तो जब आप एन से बाहर आए, तो इसका मतलब हो गया कि आप वेट नहीं कर रहे और अब आप लॉक आपका लग गया। बाकी सारे आपसे बड़े थे या तो, ठीक है, या अगर सेम आ रहा था तो वो उसका इंडेक्स आपसे बड़ा था, ठीक है। तो इंडेक्स बड़ा था तो इसका मतलब है कि लॉक आपको ही मिलेगा। बाकी ये वाला भी यही काम कर रहा होगा, ठीक है, ये वाला भी यही काम कर रहा होगा। ये भी एक एक करके जाके देखेगा इसको, क्योंकि इस जगह पर मिल जाएगा 1, तो इसका मतलब है कि j इज लेस देन, सॉरी, ये जो आपका नाम j है, ये 2 जो है इट इज कहते हैं इट इज ये जो आपका, अगर आप इस प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो ये i है ना, तो इसका जो 2 है दिस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अगर वो ग्रेटर देन 1 है और उधर 1 लिखा हुआ है, तो वो इधर इनफाइनेटली फंसा रहेगा जब तक ये कंडीशन खत्म ना हो। तो ये जो बाकी प्रोसेस हैं वो इस वजह से इंतजार करते हैं। ये 2 वाला इसलिए इंतजार करता रहेगा क्योंकि उसको एक 1 मिल गया जो कि उससे छोटा था। 3 वाला भी इसलिए इंतजार करता रहेगा, उसको एक 1 मिल गया जो उससे छोटा था। ये वाला इसलिए इंतजार करता रहेगा कि इसको इसके बराबर मिल गया लेकिन उसका जे जो था वो आपसे छोटा था, तो ये भी इंतजार करता रहेगा। तो सारे प्रोसेसर इंतजार करते रहेंगे, सिर्फ ये वाला जो होगा इसका लूप कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसको ऐसा कुछ नहीं मिला। तो जब इसका लूप कंप्लीट हो गया तो ये इसका मतलब है कि लॉक इस सिर्फ इसी को मिला, एक बंदे को, ठीक है। अब जब तक इसके पास लॉक है कोई और एक्सेस नहीं कर सकेगा। ये थोड़ी देर बाद जाकर जब इसका काम खत्म हो जाएगा ये इसको 0 लिखवा देगा। जब ये इसको 0 लिखवा देगा तो ये जो लोग इस पे इंतजार कर रहे थे उनका ये वाला चेक फेल हो जाएगा, ठीक है। वो इस पे वेट कर रहे थे क्योंकि ये नाम जे ही 0 हो गया, तो अब वो जाकर इससे अगले वाले पे चले जाएंगे। तो फिर ये वाला 1 जो होगा ये देखेगा, जब यहाँ पर 0 हो गया तो इस 1 वाले की बाकी कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी और तो इसको लॉक मिल जाएगा। ये फिर वेट पे आ जाएंगे जब ये इधर चेक पे पहुंचेंगे कि यार इनसे छोटा एक एग्जिस्ट करता है। तो एक वक्त में एक चल रहा हो, ठीक है। तो ये आपका जो बेकरी एल्गोरिथम है ना, ये काइंड ऑफ आपका लॉक को इम्प्लीमेंट कर देता है, मगर ऑब्वियसली ये आपको नजर आ रहा है कि ये इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें आपको थिंक थ्रू करना पड़ता है कि चीज़ें कैसे काम करें। तो अगर आप ये इम्प्लीमेंट कर लें तो आपके पास, अगर आपने ऐसा प्रोसेसर बनाया जिसमें आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की हुई थी, जिस तरह का हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था, तो उसमें अगर लॉक इम्प्लीमेंट करना है तो आपको ये पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा और इस पर आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सो एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन यूज़ होती है, आपने शायद CS के बैकग्राउंड जिसका उसने नाम ये सुना होगा, सेमाफोर, ठीक है, लॉक और सेमाफोर, ठीक है। तो जो हम पीछे कह रहे थे वो भी मैं उसको लॉक ही कह रहा हूँ, लेकिन अगर हम देखें तो जो हमने लफ्ज़ पीछे पढ़ा था इसके लिए वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन पढ़ा था इससे पहले लॉक नहीं कहते तो, लेकिन ये लफ्ज़ इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाते हैं। जब मैंने बिल्कुल शुरू की स्लाइड आपको दिखाई थी तो इसमें मैंने आपको कहा था एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम होता है, एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है जिसको मैं तब से लॉक कह जाता, ठीक।
ठीक है। इसको बाज़ का म्यूचुअल एक्सक्लूजन को मिलाकर म्यूटेक्स भी कह देते हैं, ठीक है। सो म्यूटेक्स यूज हो या लॉक यूज हो, ठीक है, इसका एक ही मतलब है, ठीक है, प्रैक्टिकली। अच्छा, तो ये जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है सेमाफोर का। ये एक और कॉन्सेप्ट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये एक कंसेप्चुअल मॉडल है बेसिकली। आप देखें इसका हार्डवेयर अभी हम बाद में देखते हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन कंसेप्चुअल मॉडल सेमाफोर का क्या है, आप कहते हैं कि सेमाफोर पे दो ऑपरेशन अलाउड है, एक पी और एक वी, ठीक है। सेमाफोर में ना एक नंबर होता है एस, ठीक है, जिसको आप शुरू में इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। अगर आप इसको 1 से इनिशियलाइज करें तो ये लॉक बन जाता है, अगर आप 1 के अलावा किसी और वैल्यू से इनिशियलाइज करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट बन जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्या बनता है। सो लेट्स से कि मैं 1 से इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है। तो P का ऑपरेशन क्या करता है कि P कहता है कि अगर तो ये ग्रेटर देन 0 है तो इसको डिक्रीमेंट कर दो। तो P इज काइंड ऑफ डिक्रीमेंट कि 1 माइनस करना है, और V इज इंक्रीमेंट, ठीक है। सो ये यूज होता है फॉर एक्वायरिंग लॉक, ये यूज होगा फॉर रिप्लेसिंग लॉक। तो अगर ये 1 से इनिशियलाइज हुआ तो अगर किसी प्रोसेस ने इसको यूज करना है लॉक को, तो वो इसको डिक्रीमेंट करके 0 कर देगा, ठीक है। वो P का ऑपरेशन कॉल करेगा तो ये 0 हो जाएगा। जब वो इस्तेमाल कर, तो अब बाकी कोई भी P कॉल करेगा तो क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स आएगी, लेस देन ग्रेटर देन 0, तो वो डिक्रीमेंट नहीं कर सकेगा, वो वेट करता रहेगा कि अच्छा यार जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब भी आगे जाएंगे। तो मल्टीपल लोग जो हैं वो P करके बैठे हुए हैं, P की कॉल, तो एक ने 0 कर लिया, बाकी सारे इंतजार में बैठे, ठीक है। तो लॉक खुलने का इंतजार, जब ये अपना काम कर लेगा तो ये सिंपली इसको इंक्रीमेंट कर देगा, V का ऑपरेशन करेगा जिससे इंक्रीमेंट हो जाएगा, एंड वेक अप वन ऑफ द वेटिंग प्रोसेस। तो इनमें जो बाकी वेट कर रहे थे उनमें से किसी एक को उठा देगा कि भाई तू उठ जा, ठीक है। अच्छा, सो अगर आप ये कर लें तो ये आप लॉक का काम इंप्लीमेंट करें। और अगर आप इसको 1 के बजाय लेट से मैं 3 से इनिशियलाइज करूं, तो इसका ये मतलब है कि मैं 3 दफ़ा इसको डिक्रीमेंट कर सकता हूँ, 3 प्रोसेस इसको डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास 3 रिसोर्सेज थे जिनको मैंने यूज़ करना था, तो मैं इसको 3 से कर दूंगा इनिशियलाइज। तो पहला आएगा वो इसको डिक्रीमेंट करेगा या 2 हो जाएगा, दूसरा आएगा वो 1 हो जाएगा, अगला आएगा तो 0 हो जाएगा। तो बाकी अगले जितने प्रोसेस हैं वो वेट करते रहेंगे और 3 कंज्यूमर इन तीनों चीज़ों को कंज्यूम कर लें। तो बेसिकली आइडिया इज द सेम के, लेकिन थोड़ा सा इसका ना P और V जो है, जो डिक्स्ट्रा आई डोंट नो कि ये डच था आई गेस, तो वहाँ के कुछ लफ्ज़ हैं जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के यूज़ होते हैं, जिससे ये P और E निकला, V निकला, जो कि मुझे याद नहीं उसका असल नाम क्या था, जो डच क्या थी उनकी, ठीक है, बट डजेंट मैटर। तो आप इसको डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वेट हमने ज्यूम किया है खुद ही कर लेंगे, दूसरा ये है कि वेकअप किसी और प्रोसेस को भी हो जाएगा, और तीसरा हमने ये कहा है कि ये रिक्वायरमेंट है कि P और V जो है ना ये एटॉमिकली चलेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि इनमें कोई इंटरप्शन नहीं आएगी, अगर P हुआ है तो बस ये फिर बगैर इंटरप्शन के चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें बाय डेफिनेशन हम कहते हैं कि S की वैल्यू हम नहीं पढ़ सकते होते, यानी स्टार्ट में हम इनिशियलाइज करवा सकते हैं लेकिन करंट वैल्यू नहीं पढ़ सकते। बाय डेफिनेशन हम डिक्स्ट्रा को ये कहते हैं, ये जो P और V के। सो अगर अब जो है ना हमारा हर प्रोसेस अगर ये किसी तरह इंप्लीमेंट हो जाए, वी डोंट नो कैसे करें, बट अगर ये किसी तरह हार्डवेयर में इंप्लीमेंट हो जाए, तो अब आपका क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए आप S को 1 से इनिशियलाइज करें और P कॉल कर दें, और जब आपने लॉक रिलीज करना है तो V कॉल कर दें, और दैट्स इट। हर प्रोसेस जो है वो ये काम कर रहा हो, हर प्रोसेसर जो है वो ये काम कर रहा हो, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम सेमाफोर, ठीक है। ये जो P और V का ऑपरेशन है, और इसके अंदर 7 एडिशनल ये चीज़ है कि अगर ना मिले आपको, ये 0 मिले तो प्रोसेस वेट करेगी, और जब ये इंक्रीमेंट कर रहे होंगे तो अगर कोई वेट कर रहा हो तो उसे जगा देंगे, नहीं कर रहा तो बस ठीक है, बस इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। अगर तो आपका सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट मॉडल होता, जो कि हमने कहा कि नहीं है, ठीक है, तो तब आप लोड स्टोर को यूज़ करते हुए P और V को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, P और V की ना अच्छी बात यह है कि आप इसके ज़रिए दोनों चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि 2 प्रॉब्लम है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर और ये, तो ये अगर P और V होना तो ये म्यूटेक्स भी इंप्लीमेंट हो जाता है कि अगर मैं S को 1 से इनिशियलाइज करूंगा तो ये सिंपल एक रिसोर्स को देगा। अगर मैं S को लेट से 10 से इनिशियलाइज करूंगा तो अगर इनके दरमियान, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान 10 वैल्यूज आ सकती थी,
ठीक है। तो ये मैं इसको 10 से इनिशियलाइज कर दूंगा, तो 10 जो है ना वो 10 प्रोसेसर्स पैरेलल में इसको कंज्यूम कर सकेंगे, ठीक है। तो ये दोनों काम किसी हद तक कर लेता है, तो ये एक अच्छा जेनेरिक सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छा इसको इम्प्लीमेंट करें कैसे, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि सिक्वेंशियल कंसिस्टेंट होता जो RISC-V टाइप की चीज़ होती है, कोई ऐसा जो हमने शुरू में बनाए थे उसमें तो हम शायद कर लेते, लेकिन आप इसको नॉन कंसिस्टेंट मॉडल में क्या करें जिसमें सिक्वेंशियल, तो वहां पर ना हमारी एक टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होती है जिसमें हम कहते हैं एटॉमिक रीड मॉडिफायर राइट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो हम हार्डवेयर के अंदर इनकी सपोर्ट डालते हैं कि ये वाला ऑपरेशन जो होगा ये एटॉमिकली चलेगा, यानी कि ये 2-3 काम कर देगा इकट्ठा, लेकिन इसको दरमियान में ये रुकेगा नहीं, ठीक है। तो जो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे ना वो इस वजह से हो रहे थे कि जिस तरह मैंने काउंट को इंक्रीमेंट करने वाली की, तो मैंने कहा लोड करेंगे, फिर इंक्रीमेंट किया, फिर स्टोर किया, तो इसके दरमियान में कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया अगर, यानी दो ने पैरेलल में कर दिया, तो अगर ये वाला पूरे का पूरा हिस्सा इकट्ठे चल जाता, एटॉमिकली चल जाता, तो हमारे मसले हल हो जाने थे, ठीक है। तो अब हम इस किस्म के कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे जो डिफरेंट तरह के एटॉमिक रीड मॉडिफाई ऑपरेशन प्रोसेसर्स देते, और उनको यूज करते हुए हम लॉक या सेमाफोर दोनों इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो हम 2-3 किस्म की एग्जांपल्स पढ़ेंगे उनमें m जो है स्मॉल m, वो वहाँ उससे मुराद हमारी मेमोरी लोकेशन है, r जहाँ पर लिखा होगा उससे मुराद रजिस्टर है, यानी रजिस्टर फाइल जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर वाला रजिस्टर। तो एक जो रीड मॉडिफायर राइट ऑपरेशन है या एटॉमिक रीड मॉडिफायर राइट ऑपरेशन है, उसको हम कहते हैं टेस्ट एंड सेट, और इसमें आप मेमोरी की एक लोकेशन दे देते हैं और एक रजिस्टर की लोकेशन दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि मैं किसी खाली जगह पे बना देता हूँ, लेट से कि ये मेरी मेमोरी थी जिसके अंदर जो साइडों से बड़ी हुई है वो मैं कहता हूँ मेमोरी थी, और यहाँ पे मैं एक रजिस्टर बना सिंपल एक। तो आप क्या करते हैं कि उस लोकेशन से उठा के डाटा इधर लाते रजिस्टर में, R में आप मेमोरी लोकेशन से डाटा उठा के ले आते हैं, ये जो एड्रेस दिया हुआ उस एड्रेस से, तो इस M एड्रेस से उठाकर हम R में ले आते हैं। फिर हम कहते हैं कि अगर तो ये 0 है, ठीक है, जो आपने मेमोरी से उठाया है, अगर ये 0 है तो इस जगह पर 1 लिखवा दो, ठीक है। और अगर ये पहले से ही 1 है तो फिर तो वैसे ही कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आपने एटॉमिक रीड मॉडिफाई राइट टेस्ट एंड सेट का मतलब है कि इसको टेस्ट भी कर लो, तो इसकी जो पुरानी वैल्यू है जो 0 थी या 1 थी या जो भी थी वो इधर लिखी जाएगी, और जो नई वैल्यू है जो आप 1 लिखवाना चाह रहे हैं वो इस जगह पर लिखा जाएगा, ठीक है। सो हम इस जगह पर 1 लिखवाना चाह रहे हैं, लेकिन जो उसमें पहले से ही अगर 1 पड़ा हुआ तो हम कहेंगे कि यार ये तो हमारा काम कहते हैं नहीं हुआ, ठीक है। तो दूसरी है फेच एंड ऐड, ठीक है। तो टेस्ट एंड सेट जो है नाम अगर आप इसका और से बोलेंगे ना टेस्ट एंड सेट, तो आपको ये ज़हन में आ जाएगा कि सेट का मतलब है 1 लिखवाना, किसी रजिस्टर को सेट का मतलब होता है उसमें 1 लिखवाना। तो हम एक मेमोरी लोकेशन पे 1 लिखवाने जा रहे हैं, ठीक है, कि हम सेट करना चाह रहे हैं उस मेमोरी लोकेशन को, और साथ हम टेस्ट करेंगे उसकी पुरानी वैल्यू क्या थी। तो हम बेसिकली ये काम करें टेस्ट एंड सेट में। तो अगर उसकी वैल्यू पहले से ही फॉर एग्जांपल 1 इसका मतलब है कोई और ऑलरेडी इसको लिखवा चुका है, अगर वो 0 ही और हमने 1 लिखवा दिया इसका मतलब है हमें लॉक मिल गया, ठीक है। तो ये हम आगे देखें। फेच एंड ऐड क्या करता है? फेच एंड ऐड एक और टाइप की इंस्ट्रक्शन है जिसमें अगेन ये हार्डवेयर में सपोर्ट हो रही है, ठीक है, ये सारी चीज़। फेच एंड ऐड क्या है कि इसमें 2 रजिस्टर्स हैं, R और RV, ठीक है। तो मैं पिछले वाले को मिटाता हूँ और अगेन मैं अपनी एक मेमोरी बना देता हूँ, ठीक है। और ये मेमोरी की लोकेशन M है, और ये आपके 2 रजिस्टर्स हैं, एक R और एक RB, ठीक है। और इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप कहते हैं कि यार मेमोरी लोकेशन से उठाकर R में ले आओ, पहली चीज़, ठीक है। और मेमोरी लोकेशन पे जो आप अभी उठा कर लाए हो उसमें उसमें RV ऐड करके, ठीक है, इन दोनों को प्लस करो और ये वाला हिस्सा वापस मेमोरी लोकेशन में लिखो। लेकिन ये जो लाना और ले जाना है ये दोनों एटॉमिकली चलेंगे, यानी इसके दरमियान कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो अगेन ये भी आप इसीलिए करते हैं कि अगर उधर कोई वैल्यू 0 लिखी हुई है तो आप इंक्रीमेंट करवा के 1 लिखवा दें, ठीक है। तो ये आप करवा सकते हैं। इसी तरह एक आखिरी जो है तीसरी है स्वैप। ये क्या करेगी कि रजिस्टर से उठाकर इसको, ये सिंपल है, ठीक है। सो इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि ये रजिस्टर R है और ये M है, ठीक है। तो आप
ये वाली वैल्यू इधर लिखवा रहे हैं और पैरेलल में ये वैल्यू उधर लिखवा रहे हैं। जो इधर वैल्यू थी वो इधर आ जाएगी, जो इधर थी वो उधर चली जाएगी। तो यहाँ पर वो टी इसलिए लिखा है कि टेम्पररी एक रजिस्टर आपको शायद चाहिए होगा उसको स्टोर करने के लिए जो मेमोरी से आया है। अदरवाइज आप पहले इसको ले आए तो ये अपडेट हो जाएगी, और पहले इसको लिखवा दिया तो ये अपडेट हो जाएगा, तो आपको ये काम पैरेलल में करने की। तो स्वैप का मतलब है कि रजिस्टर और मेमोरी की चीज़ों को स्वैप करना। तो अब अगर आपने टेस्ट एंड सेट आपके पास होते हैं, ठीक है, तो टेस्ट एंड सेट की इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए हम जो पी और वी ऑपरेशन थे वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते थे, ठीक है। कि आपके मल्टीपल कंज्यूमर होते तो पी और वी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि हमने टेस्ट एंड यूज़ को टेस्ट एंड सेट को यूज़ करते हुए बनाने। तो इधर आप देखें तो ये ऊपर ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन था, ये वही वाला कोड है कि जो हम पहले चला रहे थे सारा, ठीक है, कि जिसमें आप टेल को इनकी रीड करें, हेड को भी, और अगर वो बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि डाटा है उठा लो। लेकिन हमने इस पूरे को क्रिटिकल सेक्शन से पहले इस जगह पर कुंडी लगाना चाह रहे थे, अपना लॉक इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, क्योंकि इस केस में, और इस जगह पर हम अनलॉक करना चाह रहे थे। सो ये जो हमने कुंडी लगाई वो कैसे लगाई, हमने कहा कि हमने एक मेमोरी लोकेशन पे म्यूटेक्स बना दिया, ठीक है, और एक रजिस्टर हमने रख दिया जो भी हमारा आर रजिस्टर है, ठीक है, और हमने ये कहा कि टेस्ट एंड सेट म्यूटेक्स और आर टेम्प। तो अब क्या होगा कि टेस्ट एंड सेट का मतलब है कि ये आर टेम्प जो है ये इधर लिखवाने की कोशिश करो, ठीक है, सेट करो, और इसकी पुरानी वैल्यू पहले रीड कर लो, और आर की जो नई वैल्यू है वो आप टेस्ट एंड सेट में क्या था, हम इधर 1 लिखवाने की कोशिश करो और इसकी पुरानी वैल्यू जो है आर टेम्प में रीड करो, ठीक है। तो ये मेरा आर टेम्प आ रहा है, ठीक है। तो अगर पुरानी वैल्यू इसमें 1 थी, ठीक है, इसका मतलब है कि पहले से ही म्यूटेक्स एक्वायर्ड था। अगर पुरानी वैल्यू 0 थी तो इसका मतलब है जो आपने 1 लिखवाया ये वाकई आपकी तरफ से लिखा गया। तो अगर आर टेम्प में आपके 0 आ गया तो इसका मतलब है कि आपका लॉक लग गया। अगर आर टेम्प में 1 आया तो इसका मतलब है पहले से ही लॉक लगा हुआ था। तो आपने चेक किया कि अच्छा अगर आर टेम्प जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है किसी और का लॉक लगा हुआ था, तो दोबारा इधर ही आ जाओ, ठीक है, जंप करके वापस आ जाओ और दोबारा यही करते रहो जब तक आपका लॉक न लग जाए। तो इसका मतलब है कि अगर 10 कंज्यूमर इसको कंज्यूम करना चाह रहे थे डाटा को, तो सब के सब यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस पर 1 लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं और पुरानी वैल्यू पढ़े जा रहे हैं। किसी एक प्रोसेस, क्योंकि शुरू में इधर 0 ही लिखा हुआ था, तो कोई एक प्रोसेस होगा जिसका इधर मतलब इधर तो 1 लिखा जाएगा लेकिन जिसको पुरानी वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहले जिसका दाव लग गया, ठीक है, और जिसका दाव पहले लग गया उसको इधर 0 मिल गया, बाकी सबको जब भी वो रीड करेंगे तो 1 ही मिलेगा, क्योंकि इसका 1 लिखवाया जा चुका था तो पुरानी वैल्यू 1 हो गई थी। तो ये अगर हम कर लेना तो ये अब आपका एक बंदे को लॉक मिला, बाकियों को नहीं मिला। जैसे ही फिर उसने क्रिटिकल सेक्शन में वो काम करता रहा और जैसे ही उसने वो डाटा उठा लिया, उसने जाकर वापस इस जगह पर 0 लिखवा दिया। तो अनलॉक करना ही सिंपल, आपने जाकर 0 लिखवा दिया, ठीक है। तो 0 लिखवा दिया तो अब बाकी सारे भी तो यही काम किए जा रहे थे, इसी लूप में बार बार लगे हुए थे, ठीक है। तो बाकी सारे इस लूप में लगे हुए थे तो अब किसी और का दाव लग जाएगा, क्योंकि इधर 0 लिखा गया था तो सारे ही इस पे 1 लिखवा रहे थे और पुरानी वैल्यू 0 पढ़ रहे थे, तो किसी एक को पुरानी वैल्यू 0 मिलेगी और नई वैल्यू 1 लिखी जाएगी। तो इसका मतलब है कि उसको लॉक मिल गया। तो एक एक करके सारों को लॉक मिलता जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो बाकी जो कस्टमर हैं वो एट द सेम टाइम एक्सेस करेंगे, जी एक जो कंज्यूमर है उसको तो मिल जाएगा, जी वो लॉक हो जाएगा, लेकिन बाकी जब कर रहे होंगे एक्सेस तो उनको किस बेस किस प्रायोरिटी पे सेकंड वाले को मतलब लॉक मिलेगा? बाकी सबको नहीं मिलेगा क्योंकि एक ही है ना लॉक, ठीक है। नहीं सर, जब वो लॉक अनलॉक हो जाएगा तो वो फिर हाँ। किस वाले को देगा, किस कंज्यूमर को देगा? वो किसी फिक्स की कोई प्रायोरिटी नहीं है क्योंकि सब लगे हुए थे, सब प्रोसेसर थे, यानी ये पैरेलल में बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शेयर्ड मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। सो इसमें से अब क्योंकि ये रैंडमली चल रहे हैं ना, ठीक है, कि कोई कोड की इस लाइन पे होगा, कोई कोड की इस लाइन पे होगा, ये भी 10 लाइनें बन गई हैं तो कोई 5वीं लाइन पे होगा, कोई 6ठी लाइन पे होगा। तो ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये मेक श्योर करती है कि एक वक्त में किसी एक का ही टेस्ट एंड सेट होगा। तो क्योंकि किसी एक का ही होगा तो वो कोई भी रैंडमली हो सकता है, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन इस लिहाज से वैलिड है कि अगर हार्डवेयर में सारों मल्टीपल प्रोसेसर्स में से किसी मल्टीपल लोगों का टेस्ट एंड सेट एक वक्त में कह लें कि आ गया,
तो अब इसका मतलब मेमोरी सब सिस्टम में आपने ये चीज़ इंश्योर की हुई है कि अगर दो लोग इसको रीड कर रहे हैं तो बाकी सब को पुरानी वैल्यू 1 रिटर्न होगी और किसी एक को 0 रिटर्न होगी। तो उसकी स्कीम जो है वो अब हार्डवेयर में आप पे है कि उसका क्या स्कीम बनाए। जो भी आर्किटेक्चर उसका बना रहा है, वो हो सकता है रैंडमली किसी एक को असाइन कर दे, या वो कह लें कि अगर वो मेमोरी एक्सेसेस कहीं पे सीक्वेंशियल हो रही है तो सबसे पहले वाले को असाइन कर दे। ठीक है, तो ये कोई भी स्कीम हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम देख रहे हैं कि ये हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि मेमोरी सब सिस्टम ये इंश्योर करता है कि जो मल्टीपल प्रोसेसर इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हार्डवेयर में टेस्ट एंड सेट किसी एक को ही वन करेगा। वो अब उसने स्कीम क्या रखी है, रैंडम है क्या है, वो कहते हैं वो उस पर है, तो मोस्ट प्रॉब्ली रैंडम ही होगी क्योंकि वो ईजी टू इम्प्लीमेंट है। तो ये हमारा जो है ना, इससे मल्टीपल कंज्यूमर्स जो हैं उनमें से किसी एक को मिलेगा और ये हमारा टेस्ट। अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने प्रोसेस करने वाले चीज़ को क्रिटिकल सेक्शन में नहीं लेके जाना, नहीं तो फिर तो हम एक जो है ना वो लॉक को हॉक करके बैठ जाएगा कि भाई लॉक करके बैठ गया और जब तक प्रोसेस नहीं कर। हम जैसे ही हमारा जो असल मसला है वो हेड से डाटा उठाने और हेड के पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है, ये काम जो है ये एक वक्त में एक प्रोसेस कर रही हो। बाकी उसके बाद प्रोसेस करना, क्योंकि अब जब आपने हेड को इंक्रीमेंट कर दिया तो अगला वाला हमेशा अगले हेड से उठाएगा, तो अब आपको कोई मसला नहीं है। तो आप एज सुन एज पॉसिबल लॉक को छोड़ दें ताकि बाकी लोग डाटा उठा सके और वो पैरेलल में काम अगला कर सके। ये काम है। अच्छा, सो बाकियों के जरिए भी आप पी और वी, ये जो हमने पीछे 3-4 पढ़े थे, उनसे भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आप सोच सकते हैं कि ये कैसे करना चाहिए। मे बी फूड फॉर थॉट के तौर पे मैं आपको दे दूँ कि सोचेंगे क्या हो सकता है। अच्छा, इसमें जो एक और प्रॉब्लम इसमें आएगा, यानी कि टेस्ट एंड सेट के साथ भी जो मसला एक आ जाता है, वो ये आ जाता है कि मेरे 10 प्रोसेस कंज्यूमर के चल रहे थे, उनमें से एक जो था वो उसने ये वाला पी इम्प्लीमेंट करके लॉक एक्वायर कर लिया। ठीक है, और उसके बाद वो इस सेक्शन में था कि वो स्वैप आउट हो गया। स्वैप आउट होने से मुराद ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने बहुत सारे प्रोसेस इकट्ठे चलाए हुए थे ना, तो वो उधर स्केजुलर चल रहा था कि भाई अब अगले प्रोसेस की बारी है, अब अगले प्रोसेस की बारी है। तो किसी और प्रोसेस की बारी आ गई और इसने कहा कि भाई तेरा नंबर तो भाई ख़त्म हो गया, तो तू जा, ठीक है बाहर, ठीक है, तुझे मैं 1 मिली सेकंड बाद जगाऊंगा। ठीक है, तो अब इसने लॉक पकड़ा हुआ था इसने। ठीक है, जब तक ये इधर आकर म्यूटेक्स पे 0 नहीं लिखवाएगा तो बाकी सारे के सारे जो है वो तो इंतजार ही करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको तो म्यूटेक्स पे 1 चाहिए था, तो कहते हैं म्यूटेक्स पे 0 चाहिए था तो उनका 1 लिखा जाना था। ठीक है, तो म्यूटेक्स पे 0 तो लिखा ही नहीं गया, ये म्यूटेक्स पे 1 लिखवा कर खुद इसकी कह लें कि एक तरह से ये स्वैप आउट हो गया उसके बाद। ठीक है, स्वैप आउट होने का मतलब किसी और की बारी आ गई, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। तो इसका क्या हल करें? तो इसका जो हल है ना वो, उसको हम कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, कि अगर एक प्रोसेस आपका स्वैप आउट भी आप समझते हैं कि बीच में हो सकता है, तो अब आप बजाय टेस्ट एंड सेट के नॉन ब्लॉकिंग सिंक्रोनाइजेशन यूज करें। नॉन ब्लॉकिंग सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपको हार्डवेयर में सपोर्ट चाहिए होती है थोड़ी सी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस की, जो कि इस केस में कंपेयर एंड स्वैप। ठीक है, सो कंपेयर एंड स्वैप क्या करती है? अगेन मैं एक छोटी सी मेमोरी बनाने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज माय मेमोरी और ये मेरे 2 रजिस्टर्स हैं, आर टी और आर एस। ठीक है, सो हम कर क्या रहे हैं, हम सबसे पहले कह रहे हैं कि एक जो ये मेरी लोकेशन एम है। ठीक है, सो अगर मैं ये 3 आर्गुमेंट देकर ये इंस्ट्रक्शन चलाता हूँ एम आर टी और आर एस, यानी कि मेमोरी का एड्रेस और दो रजिस्टर बता के, कोई से 2 रजिस्टर बता के, तो ये करेगा क्या? ये सबसे पहले चेक करेगा कि क्या ये वाला आर टी और ये जो एम है क्या ये बराबर है। ठीक है, सो अगर तो ये बराबर है, अगर तो ये बराबर ही नहीं है, ठीक है, तो ये कह देगा फेल हो गया। सो अगर ये बराबर हैं तो फिर क्या करेगा? अगर ये बराबर हैं तो ये मेमोरी वाला जो है उसको आर एस में ले आएगा। ठीक है, सो सॉरी मेमोरी में आर एस को ले जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आर एस जो है इसको लिखवा देगा, इसमें अपडेट करेगा आर टी, तो ये इधर गया, ये इधर गया। ठीक है, और साथ वो कह देगा कि जी ये सक्सेस हो गया।
अभी हम इसको यूज़ करेंगे आगे जाके, तो वहाँ से आपको सही समझ आ जाएगी। अच्छा, तो प्रैक्टिकली ये क्या कर रहा है? प्रैक्टिकली ये कर रहा है कि ये एक मेमोरी लोकेशन को एक रजिस्टर से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। अगर वो बराबर आते हैं तो सक्सेस होती है, अगर वो बराबर नहीं आते तो फेलियर होता है। अगर वो बराबर आ जाते हैं तो ये एक सेकंड काम भी कर देता है, वो ये कि ये जो वैल्यू आ रही थी इसको इधर लिखवा देता है, इसको इधर लिखवा देता है। अच्छा, अब ये यूज़ कैसे होगा? यूज़ हम इसको करते हैं और इससे नॉन ब्लॉकिंग कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो हम देख लेते हैं। सो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कहा कि यार हेड को भी लोड कर लो, टेल को भी लोड कर लो, ठीक है। तो हमने इन दोनों को कंपेयर करना था। अगर हेड और टेल बराबर है तो इंतजार करते रहो, ठीक है। जब आपका हेड और टेल बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये गो टू स्पिन है तो ये इनफाइनाइट लूप है, ठीक है, जब तक ये बराबर नहीं आते, जब ये डिफरेंट हो जाते, तो टेल पे अगर कोई डाटा आया तो आप नीचे आएंगे। अब क्योंकि मल्टीपल कंज्यूमर हैं तो वो सारे यही कोड चलाई जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारों नहीं, जब टेल और हेड बराबर नहीं वो सारे आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने हेड को लोड कर लिया और आपने एक अब इधर एक टेम्पररी एक नई चीज बना दी कि आर न्यू हेड इज इक्वल टू आर हेड प्लस 1, ठीक है। अच्छा, और वो जो न्यू हेड है ना उसको आपने इस जगह पर रख दिया, ये जो आप वैल्यू इंक्रीमेंट करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर आप समझिए कि हेड प्लस प्लस आपने इसको आप मेमोरी में लिखवाना चाहते हैं कि हेड को इंक्रीमेंट करके, ठीक है। तो ये आपने एक टेम्पररी वेरिएबल बना दिया जो आप मेमोरी पर लिखवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और साथ आपने क्या किया कि जो भी आपका करंट हेड आपने जो रीड किया था, ठीक है, उसको आपने जहाँ पर मेमोरी में हेड पड़ा था उससे कंपेयर करने की कोशिश की, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, आपने सबसे पहले कंपेयर किया, अगर तो जो आपके पास हेड की वैल्यू थी और जो मेमोरी में हेड की वैल्यू थी वो सेम आ रही है, इसका मतलब है अभी तक किसी और ने उठाया नहीं, ठीक है, हेड से। क्योंकि जो भी अगर किसी और प्रोसेस ने पहले से उठा लिया होता तो उधर हेड इंक्रीमेंट उसने कर दिया होना था, ठीक है। तो उसका हेड इंक्रीमेंट नहीं हुआ इसका मतलब है कि अभी किसी और ने उठाया नहीं। अगर ये बराबर आ रही है तो आपका जो इंक्रीमेंटेड वर्जन है वो इस जगह पर लिखा गया, तो इधर हेड इंक्रीमेंट हो गया। तो बाकी सारी प्रोसेस जो थी उनको हेड इंक्रीमेंटेड मिलेगा तो वो शुरू में ही बराबर ही फेल हो जाएगी। एक कोई प्रोसेस होगी जिसको ये हेड बराबर मिलेगा और इंक्रीमेंटेड वैल्यू भी साथ ही लिखी जा चुकी होगी, ठीक है। वो लिखी गई है तो इसका मतलब है कि आप सक्सेस हो गए, तो आपने एक्वायर कर लिया, ठीक है। अब फर्क क्या पड़ा इसमें, ठीक है। इसमें फर्क ये पड़ा कि आप ब्लॉक नहीं कर रहे, यानी कि अब हमने इसके अंदर कोई क्रिटिकल सेक्शन नहीं बनाया, सब की सब प्रोसेस चलती जा रही है और आपने इस जगह आके बस सिंपल ये कहा है कि यार हम सब की सब प्रोसेस हेड को इंक्रीमेंट करने की कोशिश करेंगी। तो कंपेयर एंड स्वैप विल ओनली मेक श्योर कि आप में से किसी एक से हेड इंक्रीमेंट होगा, बाकी सबको हेड जो है वो उसके बराबर नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी सबको स्टेटस मिल जाएगा फेल का, ठीक है। क्योंकि किसी एक को पास का मिलेगा तो उसका हेड इंक्रीमेंट हो जाएगा और वो आगे जाकर उसको प्रोसेस करना शुरू कर देगा। अगर स्टेटस आपको फेल का मिला है तो इसका मतलब है स्टार्ट अगेन, ठीक है। तो लास्ट लॉग नहीं, ठीक है, खोल दो। सॉरी ये मुझे बाहर से उसके। अच्छा, तो यहाँ से चीज़ समझ आ गई आप लोगों को कि सो बेसिकली किया हमने क्या कि इसमें आपको कोई क्रिटिकल सेक्शन नहीं है, कोई लॉग एक्वायर नहीं किया, ये नॉन ब्लॉकिंग सिंक्रोनाइजेशन है। इसके अंदर हम सब के सब चलते गए, सिर्फ एक एटॉमिक इंस्ट्रक्शन थी, उस एक एटॉमिक इंस्ट्रक्शन ने ये मेक श्योर कर लिया कि एक वक्त में कोई एक ही प्रोसेस होगा जिसका जो हेड को इंक्रीमेंट कर पाएगा। बाकी सब ने भी हेड को इंक्रीमेंट करके लिखवाने की कोशिश की, लेकिन वो न्यू हेड लिखा नहीं गया क्योंकि आपकी हेड की वैल्यू मैच ही नहीं की मेमोरी और रजिस्टर की, और आपको फेलियर आ गया। जब फेलियर आया तो आपने कहा चलो जी दोबारा शुरू से ट्राई करो, तो वो दोबारा शुरू से ट्राई करता रहेगा तो आपको आप उसके बाद टेल और हेड ही बराबर उसको मिलते जाएंगे, ठीक है। या टेल और हेड बराबर मिलते जाएंगे, या नया आया तो वो नई वैल्यू पर ट्राई करेगा, नया डाटा आ चुका हुआ और उस पर उसको मिल जाएगा ये एक्सेस। तो ये कहलाता है कंपेयर एंड स्वैप। और इस जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपेयर एंड स्वैप में कि ये नॉन ब्लॉकिंग सिंक्रोनाइजेशन है। फ़ायदा इसका क्या है कि अगर इनमें से कोई प्रोसेस जो कि ये करने की कोशिश कर रहा था वो स्वैप आउट हो गया किसी दरमियान में, इस अभी कंपेयर एंड स्वैप पे नहीं पहुंचा था और ये स्वैप आउट हो गया, ठीक है, तो हो जाए, डजेंट मैटर, ठीक है। तो इसके बाद लेट से स्वैप आउट हो गया कि आपने हेड उठा लिया, हेड इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है।
तो अब लॉग पे कोई इंतजार नहीं हो रहा, अब इस डाटा को ये दोबारा जाके प्रोसेस करेगा, लेकिन जो नया डाटा आया उसको कोई ना कोई नया थ्रेड प्रोसेस कर लेगा। कि ये नहीं है कि वो उतने मिली सेकेंड जो नया डाटा आ रहा है उसको भी कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये इसका जो असल फायदा है वो ये। इसी तरह आपका जो एक और चीज़ होती है वो होती है लोड रिजर्व एंड स्टोर कंडीशनल। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हैं कि आप क्या लेंगे, रिजर्वेशन फ्लैग्स बना देते हैं। ठीक है, आउटकम ऑफ जो है ना, अगर आप देखें कि आप ये जो आपका लोड रिजर्व का मतलब हुआ कि आपने मेमोरी और रजिस्टर यानी मेमोरी से लोड किया, लेकिन आपने उसके साथ क्या लें कि ये एक फ्लैग भी सेट कर दिया। ठीक है, कि इस एड्रेस को जिसने लोड किया उसने इस मेमोरी लोकेशन में फ्लैग सेट कर दिया। ठीक है, तो स्टोर कंडीशनल क्या करता है कि अगर तो आप जब स्टोर करने जाएंगे, ठीक है, इस वाली मेमोरी लोकेशन पे रजिस्टर की वैल्यू, ठीक है, तो अगर तो आपने ये फ्लैग रिजर्व किया हुआ था, ठीक है, तो बाकी जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनकी रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, और इस वाली प्रोसेस को स्टेटस सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अगर और यानी कि इन दी एंड ये उसी तरह की एक चीज़ है, लेकिन ये इंश्योर ये कर रही है, ये एक और तरीके से इंश्योर कर रही है कि आपने हेड को लोड करते हुए आपने रिजर्व कर लिया कि मैंने इसको रिजर्व किया। तो अगर आपके मल्टीपल प्रोसेस थी जो कि जिन्होंने हेड को लोड किया हुआ था, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सबसे पहली प्रोसेस जिसने इसको लोड रिजर्व किया था ना, तो इसके बाद अगर कोई और आएगी तो उनकी रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ इस वाले की रिजर्वेशन जारी रहेगी। तो जब ये स्टोर करेगा तो ये सॉरी मल्टीपल लोग, अगर मल्टीपल आपकी जो प्रोसेस हैं वो लोड कर लेंगी, ठीक है, तो वो सब के सब इसको रिजर्व करके बैठ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप स्टोर कंडीशनल करेंगे तो ये स्टोर कंडीशनल में आपने देखा कि यार ये तो रिजर्व हुआ था। ठीक है, अगर ये रिजर्व हुआ था तो जिसका सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हो गया स्टोर कंडीशनल, उसको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, और वो जो भी हेड की नई वैल्यू लिखवा रहा था वो लिखी जाएगी, लेकिन बाकी सब जो थे उनकी रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और उनको सक्सेस वो जब स्टोर करेंगे तो उन सबको स्टोर पे फेल मिलेगा। तो इससे इससे भी इंश्योर हो जाता है कि आपका किसी एक को ही सिर्फ सक्सेस मिले और बाकी सबको फेल मिले। बाकी दरमियान वाला कोड है सेम। ठीक है, तो आपने सिर्फ हेड को रिजर्व करते हुए आपने कहा कि 10 कंज्यूमर चल रहे थे, सब ने लोड को रिजर्व कर लिया, सब ने सेम मेमोरी लोकेशन को रिजर्व कर लिया। ठीक है, तो जब आपने तो आपके पास कहीं पे इसका मतलब है हार्डवेयर में मेमोरी लोकेशंस पड़ी हुई हैं कि जिस पे आप करें, और साथ प्रोसेस आईडी पड़ी हुई है। ठीक है, कि प्रोसेस नंबर 1 ने किया, प्रोसेस नंबर 2 ने किया। तो अब जब आप स्टोर करने गए तो आपने इनमें चेक किया कि और तो नहीं है कोई प्रोसेस जो इसी एड्रेस पे वेट कर रहे हैं, तो जिससे वो मैच किया आपने कहा कि यार इनको आप कैंसिल कर दें। ठीक है, इनके स्टोर को आप कैंसिल कर दें, तो बाकी सबको फेल मिलेगा। फेल मिलेगा तो वो दोबारा शुरू से करेंगे। ठीक है, दोबारा शुरू से करेंगे तो अब क्योंकि एक दफ़ा एक को मिल चुका है और बाकी सब का एक दफ़ा कैंसिल हो चुका था, तो वो दोबारा से रिजर्वेशन सारे करेंगे। दोबारा से रिजर्वेशन करेंगे तो अब अगर किसी एक को मिलेगा तो वो नया मतलब आपका टेल हेड आपका, क्योंकि पहले ने इंक्रीमेंट करने के बाद स्टोर कंडीशन किया तो हेड तो इंक्रीमेंट हो चुका है, तो अब आपका अगली दफ़ा जब कोई आएंगे तो नए हेड के ऊपर चलेगा, तो उसको नया डाटा ही मिल सकेगा। तो ये अब आपको जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई, मैं इसको एक क्विक सा रिकैप कर देता हूँ कि हमने क्या किया। जी जी बताएं सर। ये फ्लैग क्यों सेट किया? फ्लैग सेट करने की रीजन? फ्लैग सेट करने की रीजन ये है कि बेसिकली फ्लैग इज शोइंग द रिजर्वेशन। ठीक है, कि ये वाली मेमोरी लोकेशन मैंने रिजर्व की हुई है, दैट्स इट। ठीक है, अगर ये मैं नहीं सेट करूंगा तो सब के सब फिर तो नॉर्मल लोड और स्टोर बन गया ना। तो स्टोर कंडीशनल ने इसी फ्लैग को तो देख के देखना है कि अगर किस किस एड्रेस के ऊपर ये फ्लैग सेट है। ठीक है, जिन पे सेट है उस वाली लोकेशन पे जितने भी वेट कर रहे थे स्टोर का, उन सब को आपने स्टोर पर फेलियर रिटर्न करना है, तो वो सारों को फेलियर रिटर्न हो जाएगा। ओके लेकिन तो इससे ही तो इंश्योर होगा एक्चुअल में कि एक वक्त में एक जो थी, जो सबसे पहले जिसने स्टोर किया,
सिर्फ उसी को कामयाबी हो, क्योंकि ये देखिए ये जो सारा कोड है ना, ये सारे पैरेलल में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे कंज्यूमर्स ने लोड को रिजर्व कर दिया था, लेकिन जैसे स्टोर में पहुंचेंगे तो अब मल्टीपल लोग हैं, तो अब हार्डवेयर इंश्योर कर रहा है कि उनमें से किसी एक को ये एक्सेस देगा और बाकी सबको फेलियर रिटर्न करवा देगा। जिसको इसने एक्सेस दे दी उस वो लॉक में आगे चला जाएगा, वो प्रोसेस करेगा। बाकी सब जो है वो क्योंकि दोबारा ट्रायल के ऊपर जंप कर रहे हैं, ये लेबल्स हैं जिन पे जंप आप कर रहे हैं, ठीक है। तो वो दोबारा गो टू ट्राई पे जा रहा है, तो वो दोबारा से नई रिजर्वेशन करवा के नई देखेगा, तो उसको अगला डाटा मिल सकता है। ये वाला डाटा निकल गया क्योंकि आप हेड इंक्रीमेंट हो चुका है, तो वो जब दोबारा इधर से ट्राई करेगा तो हेड की नई वैल्यू उसको मिलेगी, ये तो एम ही चेंज हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप इधर से जंप करके वापस आएंगे ना, तो जब आप हेड से पढ़ेंगे तो अब आपका वो हेड जो है ना वो चेंज हो गया, तो आपको दोबारा से रिजर्वेशन इसकी चलेगी। तो ये हेड की लोकेशन तो नहीं चेंज हुई, लेकिन ये रिजर्वेशन कैंसिल हो चुकी है, तो रिजर्वेशन आपको दोबारा से ओके। ये जो है ना काइंड ऑफ आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पर ही था। इनकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ब्लॉकिंग, एटॉमिक रीड मॉडिफाई, राइट ऑपरेशन जो है, और इनकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसको आप शायद उतना क्लियरली नहीं कह सकते कौन किससे बेहतर है। तो 3 हमने तरीके पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था नॉर्मल प्रोटोकॉल, जो कि आपके लोड स्टोर की बेस पर ही कर रहे थे, तो जिसका हमने डेकर्स एल्गोरिथम पढ़ा था फॉर 2 प्रोसेस के लिए, और ज़्यादा प्रोसेस हो तो उसके लिए हमने बेकरी एल्गोरिथम पढ़ा, ठीक है। तो जिसका मतलब था कि ये चीज़ें अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर आपका एक सेट ऑफ हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी, जिसमें से हमने टेस्ट एंड सेट से एग्जांपल पढ़ी, बाकियों से हमने नहीं की, लेकिन आप जाके सोचेंगे तो आप इससे भी वही कोड लिख सकते हैं पी और वी का, जिससे भी हमने लॉक इम्प्लीमेंट किया। लेकिन ये ब्लॉकिंग थी। ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि अगर प्रोसेस चलते हुए अगर कहीं पे कॉन्टेक्ट स्विच हो गया तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट कर सकती है, ठीक है। कि फिर वो जब तक कॉन्टेक्स्ट में दोबारा आके लॉक को रिलीज़ नहीं करता तब तक प्रॉब्लम, तब तक बाकियों को भी जगह नहीं मिलेगी, और आपका यानी कि जो प्रोसेसिंग है वो रुक जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते, ठीक है, अगर आपकी हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। तीसरा हमने पढ़े नॉन ब्लॉकिंग के, और उसके लिए हमने लोड रिजर्व एंड स्टोर कंडीशनल पढ़ा और कंपेयर एंड स्वैप पढ़ा। और इन दोनों में हमने ये किया कि अब आप वो पी और वी नहीं कर रहे, बल्कि आपने कोड लिखा ही इस तरह कि ये वाले एटॉमिक रीड मॉडिफाई राइट ऑपरेशन जो है ये आपके मेक श्योर कर देते हैं कि एक वक्त में एक को मिले। लेकिन अब ये इसके लिए आपका एडिशनल हार्डवेयर रिक्वायर्ड होगा, इनके लिए भी एडिशनल हार्डवेयर रिक्वायर्ड होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि आप अगर आप लेट से लोड रिजर्व है तो इसमें अब आपको एक टेबल सा हार्डवेयर में चाहिए, यानी वो कुछ रजिस्टर्स आप लगाएंगे जिससे वो टेबल बनेगा, जिसमें आप स्टोर को क्लियर कर सकें और बाकी सारी चीज़ें। ये टोटल हमारे आज का था। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम, बट हम जो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे वो जो हमने शुरू में कहा था ना, मोर ऑन दिस लेटर, यानी कि 2 मसले पैदा होते हैं। एक उधर की है स्लाइड, आगे आई डोंट नो। सो ये वाला कि हमारी कैशेस पे की जो प्रॉब्लम है ना, कि एक प्रोसेसर पे जब हमने किसी मेमोरी पर लिखवाया, यानी इसकी अपनी कैश है और इसकी अपनी कैश है, तो अगर आपने इधर लिखवा दिया और तो वो इसको कैसे विजिबल होगा, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं किया अभी, हमने बाकी के कर दिए। तो हमने स्टार्ट ये किया था कि सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी है क्या, हमने बेसिकली कहा था कि 2 मसले आते हैं हमें जब मल्टीपल थ्रेड्स चलते हैं। एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाला मसला आता है कि कंज्यूमर शुड वेट फॉर प्रोड्यूसर। एक एडिशनल इधर नहीं लिखा हुआ, वो ये कि प्रोड्यूसर शुड वेट के कंज्यूमर को प्रोड्यूसर का वेट करना हो कि आपके पास एटलीस्ट कोई फ्रेम हो तो तभी आप उसको प्रोसेस करें लट से, और प्रोड्यूसर को शायद वेट करना चाहिए कि कंज्यूमर के पास जगह तो है मजीद प्रोसेस करने की, नहीं तो प्रोड्यूसर को भी रुक जाना चाहिए। और दूसरा लॉक या म्यूचुअल एक्सक्लूजन पड़ी थी, इसके हमने प्रॉब्लम देखे। इनको फिक्स करने के लिए सबसे पहले हमने ये देखा कि मसला आता क्या है। हमने एक छोटा सा कोड लिखा जिसमें हम हेड पे लिखवाते सॉरी टेल पे लिखवाते जा रहे हैं और हेड से हम उठाते जा रहे हैं, और ऑब्वियसली एक पॉइंटर है हमारे पास जिसको हम आर टेल या आर हेड कह रहे हैं, और एक उसकी अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उस वो हम कहते हैं वो है।
तो हम शुरू में लेट से टेल रीड करते हैं और फिर उससे वैल्यू उठा लेते हैं और इस तरीके चल रहे थे। इसमें हमने देखा कि इसमें अगर हमने आउट ऑफ ऑर्डर सुपर स्केलर जिस तरह बनाए थे तो उसकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी नहीं है इसको सही तरीके चलाने के लिए, क्योंकि वो तो इनको रीऑर्डर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो वो उसमें रीऑर्डरिंग थी आउट ऑफ ऑर्डर की, तो उसमें ये हो सकता है कि ये पहले चल जाए ये बाद में चले और प्रॉब्लम आ जाएंगे। उसको हमने कहा, उस पर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी की, कि एज लॉन्ग एज वो चले जितना मर्जी हो थ्रेड्स, मगर एज लॉन्ग एज वो इस तरीके से चल रहे हैं कि पिछले वाली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होकर ही अगले वाली हो रही है, तो हम उसको सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी कहते हैं। मगर ये हमने देखा कि ये हमारे आउट ऑफ ऑर्डर सुपर स्केलर्स में नहीं होता, तो उसको क्या करें। उसके फिर हमने हल देखे, हमने कहा कि यार उसके लिए आप मेम बार और इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हैं जो कि एडिशनल ये वाला काम कर दें, ठीक है। कि ये जो हमारा फेंसेस जिनको हमने मेमोरी फेंसेस का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कल को आप में से कोई किसी ऐसी कंपनी में ड्राइवर का कोड लिख सकता है, लिखने की जगह बैठा हो किसी ऐसी जगह पे जो सॉफ्टवेयर राइटर हो, तो वहाँ पर ये वाले चीज़ें बड़ी कॉमनली यूज़ हो रही होती हैं कि जहाँ पे आपको मेक श्योर करना होता है कि मल्टी कोर सिस्टम है और चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। वो आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए, उसकी एग्जैक्ट डिटेल आप फिगर आउट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि एक मसला हमने हल किया फेंसेस से, दूसरा मसला शुरू हुआ मल्टीपल कंज्यूमर्स पे क्या करें। उसके लिए हमने कहा कि हमें क्रिटिकल सेक्शन को फिल करने की ज़रूरत है, और क्रिटिकल सेक्शन के लिए हमने फिर पहले ऐसे एल्गोरिदम पढ़े जो कि बगैर हमारा जो नॉर्मल प्रोसेसर है जिसमें कोई हार्डवेयर सपोर्ट नहीं है उसमें क्या करें। और उसमें मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक डेकर का एल्गोरिदम था जो कि 2 प्रोसेस के लिए था, फिर हमने बेकरी एल्गोरिदम देखा जो कि ज़्यादा प्रोसेस के लिए था, फिर उसके बाद हमने सेमाफोर्स और लॉग का कंसेप्चुअल मॉडल पढ़ा कि इस तरह की चीज़ है। फिर हमने कहा कि अच्छा इसको हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो हमने एटॉमिक रीड मॉडिफाई राइट ऑपरेशन देखे, टेस्ट एंड सेट, फेच एंड ऐड, स्वैप, और टेस्ट एंड सेट से हमने पी और वी की एग्जांपल की, ठीक है। जो उतनी डिटेल नहीं थी, अगर हम इसको एग्जैक्टली देखें तो ये बाकियों को उस तरह से जगा नहीं रहा। हमने उसमें वी में कहा था ना कि वेकअप कर दो प्रोसेसर को, तो हमने इसमें वो नहीं किया, लेकिन हमने कहा कि यार जो बाकी सारे हैं वो वेट ही कर रहे हैं पी में, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वेक हो जाएंगे क्योंकि हमारा हार्डवेयर में किसी एक को एक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने कहा, इसमें जो मसला आया वो ये आया कि अगर वो प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाए तो वो तो लॉक पकड़ के बैठी हुई है। तो फिर हमने नॉन ब्लॉकिंग की, कंपेयर एंड स्वैप की एग्जांपल पढ़ी और लोअर रिजर्वर स्टोर कंडीशनल की एग्जांपल पढ़ी, ठीक है, जो कि ये काम करें। सो दैट्स इट, ये आज हमारा लेक्चर था मेन। मुझे खैर ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये वाला भी लगता है शायद मुझे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के सारे टॉपिक ही ऑनेस्टली इंटरेस्टिंग है। जी सर, जी ये बोले। आज जितना भी हमने पढ़ा है उसमें मतलब ये सिंगल प्रोसेस के लिए पढ़ा है ना, मतलब अभी मल्टीटास्किंग तो नहीं हो रही, हमने सिंगल प्रोसेस में कोई इंटरप्ट ना आए उसके लिए ये एल्गोरिदम्स पढ़े हैं ना सारे। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है एक तो नहीं हमने पढ़ा वैसे मल्टी प्रोसेस के लिए है, लेकिन इसमें मल्टी प्रोसेस की भी 2 टाइप्स है। एक ये है कि मेरे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं और उनके ऊपर सिंगल प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपका ये मतलब है तो मैंने अभी तक जितनी बातें की उनमें तो मैंने यही कहा कि मल्टीपल ये प्रोसेसर 1 और प्रोसेसर 2 चल रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर एक प्रोसेसर के ऊपर भी एक से ज़्यादा प्रोग्राम चल रहे हैं तो एग्जैक्टली यही मसले आते हैं, ठीक है। क्योंकि जब एक प्रोसेसर के ऊपर भी आपके 2 थ्रेड चलते हैं या 4 थ्रेड चलते हैं तो मसला यही वाला आता है कि आपके पास वो किसी भी ऑर्डर में उनका नंबर आ सकता है ना, यानी कि क्योंकि स्केड्यूलर ये मेक श्योर कर रहा होता है कि थोड़ी देर एक चले, थोड़ी देर दूसरा चले, थोड़ी देर तीसरा चले, तो वो जब पहला दूसरा तीसरा चलता है तो उनका जो ऑर्डर है ना वो हमें कोई इंश्योर नहीं होता, तो उससे एग्जैक्टली यही मसला आता है। तो ये जो हमने पढ़ा है ना ये टेक्निक्स उसके लिए भी उतनी ही रेलेवेंट है कि आपके पास मल्टी कोर नहीं था बल्कि एक सिंगल प्रोसेसर था जिसमें मल्टीटास्किंग हो रही थी, और ये मल्टी कोर के लिए भी उतनी रेलेवेंट है कि आपके मल्टीपल कोर्स पे एक एक थ्रेड चल रहा था या एक कोर पे एक से ज़्यादा थ्रेड चल रहे थे। तो हमने ये नहीं कहा कि किसी खास कोर पे क्या चल रहा हो। जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जो कैशेज वाला काम है उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि उसमें हर डिफरेंट प्रोसेसर के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं उनको आपस में सिंक करना। आज की क्लास में जो हमने चीज़ पढ़ी थी वो इवन सिंगल प्रोसेसर के ऊपर भी उसी तरह रेलेवेंट है कि अगर मल्टीटास्किंग हो रही हो तो एक प्रोसेस, यानी कि जिस तरह पहली एग्जांपल है ये वाली, ठीक है, थ्रेड 1 और थ्रेड, अब आप ये अज्यूम कर लें कि ये एक ही प्रोसेसर के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा पॉसिबल है कि ये आधा चला, ये यहाँ तक चलाओ और ये पूरा का पूरा चल जाए,
ये भी पॉसिबल है कि ये यहाँ तक चला और ये यहाँ तक चले और फिर इसकी बारी आ जाए और फिर इसकी बारी आ जाए बाकी की, बिल्कुल पॉसिबल है। और उसमें भी सेम मसला आ जाएगा कि अगर ये आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो ये वाली चीज़ पहले एग्जीक्यूट हो गई, ये बाद में हो गई, तो दूसरा थ्रेड तो डिफरेंट एजम्पशन पे चल रहा था, वो तो यही एज्यूम कर रहा था कि अगर y की वैल्यू 11 है तो x डेफिनेटली 1 हो चुका होगा। तो ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर हो, एक प्रोसेसर के ऊपर भी यही वाले प्रॉब्लम्स बिल्कुल इसी तरह आ जाते हैं। और कोई क्वेश्चन है जी? निष्ठा? सर एक क्वेश्चन असाइनमेंट से रिलेटेड था। जी जी अरे सर वही इन ऑर्डर स्कोर बोर्ड इशू जो सा था, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हम रन कर रहे थे तो उसमें हमने तीनों हैजर्ड्स को देखना था, मतलब तीनों हैजर्ड्स को चेक करके हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को असाइन करना था। तीनों हैजर्ड से क्या मुराद है? रीड, मींस राइट आफ्टर रीड, राइट आफ्टर राइट और रीड आफ्टर राइट, इन तीनों को देखना था। आपको ये चीज बताई गई थी ना कि आपके ऑपरेंड्स लैच्ड है, ठीक है? यस सर। तो ऑपरेंड्स लैच्ड हो तो हमने पीछे पढ़ा था कि उस केस में हमें राइट आफ्टर रीड को देखने की जरूरत नहीं होती। यस सर, यही मतलब किया है, राइट आफ्टर रीड को मतलब नहीं कंसीडर किया, बाकी दो को कंसीडर किया, तो ऐसे ही करना था ना? जी जी ऐसे। चले बस ये कंफर्म करना था। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन हो? चले ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आज की क्लास इधर ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। और फिर नेक्स्ट, आज क्या था, मंडे था, तो फ्राइडे को हम कोशिश करते हैं कि अपना जो इससे अगला टॉपिक है वो करें, और फिर इंशाल्लाह आखिरी क्लास में भी हम कोई मॉडर्न डिज़ाइन देखें। ओके सर, थैंक यू।